अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और जब आपको पता है काफ़ी टाइम से पिछले दिनों से मैं एक इवेंट का अनाउंसमेंट कर रही हूँ, जिसका यहाँ पर आपने देखा प्रेजेंटेशन भी मौजूद है। और मैं चाहूँगी मैं अगेन इसको रिपीट कर दूँ। और बहुत कमिंग है, आई थिंक 7, 8, 9 बहुत कम दिन रह गए, तो जितनी जल्दी हो सके इस इवेंट में आप जाएं। ऑसिस इवेंट की जानिब से, ऑसिस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो है ये इवेंट का इनकाद किया जा रहा है 7, 8 और 9 फेब को। और ये फैमिली फेस्टिवल है, इसकी कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, आप ईजीएस्ट इस प्रोग्राम में जा सकते हैं। इसमें बेहतरीन हेल्थ प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट और अवेयरनेस के प्रोग्राम, ब्यूटी वर्कशॉप, हेल्थ सेमिनार, इस तरह के तमाम चीज़ें वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज की गई हैं। तो तमाम ख़वातीन, ख़ासतौर पे एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप इस इवेंट में जाएं और जो है अपना स्टॉल बुकिंग करवाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें स्टॉल्स भी माशाल्लाह बहुत अब तो कम ही रह गए, कि मैं इतने दिनों से जो अनाउंस किए जा रही थी तो काफ़ी लोगों ने इसमें ज्वाइन किया है। बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, छोटे ब्रांड्स भी हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ख़ास तौर पे ये रीज़नेबल चार्जेस में यहाँ पर आपको चीज़ें प्रोवाइड होंगी। लेट्स सी, अब तो ये हो गया है आपके लिए इवेंट का जो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। और पीबीआई नारिश मीडिया इसमें कोलैबोरेशन कर रहा है। तो ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी ये है कि 8 और 9 को आपके लिए हो रही है बेस्ट बिगेस्ट जो है ब्यूटी वर्कशॉप। उसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, रिजवाना खान, हुमा ताहिर और सर अयूब और इजाज़ रोमेरो, और इसमें और जी हाँ तलत शान साहिबा। ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े नाम हैं इनके, और ये लोग कर रहे हैं, आपको डेमो करके दिखा रहे हैं, आप इनसे सीखें। और बहुत रिजनेबल इसका पास एंट्री है, आप इसमें ज़रूर जाएं और इन बेहतरीन इंस्ट्रक्टर से जो है फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि ये 1 डे में अगर कुछ सीखने को मौका मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो नंबर है 0344206990 पे इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और ब्यूटी वर्कशॉप में जी हाँ पार्टिसिपेट करें। अच्छा जी, अब हो गई है बात आपके, मैंने आपको अवेयरनेस तो दे दी है ना, इवेंट की जो अनाउंसमेंट कर दी है। अब हम बात करेंगे, आज है फ्राइडे, और हम कोशिश करते हैं एवरी फ्राइडे आपको कोई ना कोई ऐसा सेगमेंट आपको दिखाएं जिससे आपको अवेयरनेस हो। पिछली बार मैंने एक लॉयर्स वगैरह को बुलवाया था, तो हमने ख़वातीन की जो है निकाह पे और जायदाद पे, इस तरह बहुत सारी बातें, प्रॉपर्टी पे बात की थी। लेकिन आज जो है बहुत सेंसिटिव टॉपिक हम लोग ले रहे हैं और जिसको हम बिल्कुल अहमियत नहीं देते, और इसे हम बेसिकली अवेयरनेस कहते हैं। बहैसियत शहरी हमारी जिम्मेदारी क्या है वो देखते हैं कि हम इर्द गिर्द गिरदोनवा में कुछ लोग, मैं ऐसे ही रैंडमली बात करूं कि कहीं किसी की पानी की मोटर लगी हुई हो और धड़ाधड़ गली में पानी गिर रहा हो, मैं सच बता रही हूँ, ये कल की बात है। तो बाकायदा मैंने उनकी बेल बजा दी, मैंने कहा भाई देखिए पूरी गली में पानी हो, आप लोग क्या सोच, वो हाँ गलती हो गई। यानी कि वो अगर 15-20 मिनट मशीन चलती रहे, पानी गिरता रहे, तो आपको कोई परवाह नहीं है, आप दरवाज़ा बंद करके चले जाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो एक नॉकडाउन हो सकता है वो सो गए हो, लेकिन उनकी लापरवाही है। बेसिकली उसे हमें थोड़ा कहते हैं ना, ये बेसिकली बिजली का खर्चा है, गली में गंद हो रहा है, आप पानी मतलब बेइंतहा पानी का ज़िया है। अल्लाह पाक की बहुत बेहतरीन कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड नेमत है। अगर आपको पानी मुयसर, आप उनसे पूछें, थर वालों से, यकीन करें वो गदला पानी जिसे बोलते हैं ना, वो भी छान छान के पी रहे होते हैं। तो जब आप ये सोचें तो बड़ा दिल खफा होता है, बहुत दिल दुखता है कि गली में पानी का ज़िया। फिर हम बच्चों पर देखते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं ही सारी बातें मैंशन कर दूँगी तो मैंने एक एग्जाम्पल दी है। मैंने हमेशा कहा कि मैं स्क्रिप्टेड बंदी नहीं हूँ, जो बात देखती हूँ वो मैं कह देती हूँ। और लेकिन आज जो हमारे दरमियान इस वक्त जो आज स्पेशली हमने सेगमेंट जो है ऑर्गेनाइज किया है, कंडक्ट किया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि आज वो ख़वातीन इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं जो बहुत इनसे कंडक्ट है, रेलिवेंट है। हम तो आम जैसे जो हैं, लेकिन वो इनमें इन्वॉल्व हैं और काम करती हैं और बड़े दिल से करती हैं और भी प्रैक्टिकल करती हैं। तो मैं 1 बाय 1 उनसे आपको मिलवाती हूँ। और आज हम बताएंगे कि हैरेसमेंट, स्ट्रीट क्राइम्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर किस तरह तशद्दुद किया जाता है,
है और बहुत सारी बातें, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता, हम लोग कहाँ चल रहे हैं और हम एज कम्पेयर टू एन अदर कंट्री, हम दूसरे कंट्री से अगर कंपेयर करें तो हम लोग किस जगह खड़े हैं और वो लोग कहाँ खड़े हैं, हम अपने ह्यूमन राइट्स पे कितना काम करें। तो आज हम ह्यूमन राइट्स पे बात करेंगे, बहैसियत शहरी हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो बहुत सीनियर इस वक्त वुमेंस मौजूद हैं और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है आज उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। तो बात करूंगी सबसे पहले जो इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पीटीआई लेडीज़ विंग कराची से और फिजा ज़ीशान, लीडर पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। और आपके मैं इजाज़त है मैं सबका इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी नाज़रीन, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं स्ट्रीट चिल्ड्रंस राइट्स एंड एक्टिविस्ट एंड एजुकेशनिस्ट सायरा शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? ठीक है। अच्छा जी मैम, आपसे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू हम करेंगे और ये बिल्कुल आप ही लोगों का शो है। आज आप लोगों ने अपने दिल की बातें हमसे शेयर करनी है जो आप इर्द गिर्द देखती हैं। अच्छा जी, मेरे इस जो है इस वक्त लेफ्ट साइड पर मेरी प्यारी बहन बैठी हैं लीजा इकबाल मेहंदी, लीडर पीपी और वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं लीजा? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? आज तो आई एम सो हैप्पी, आप लोगों को देखकर खुश हो गई हूँ। आज मेरी ख़वातीन जो हैं जो बेहतरीन काम करती हैं आज वो मेरे दरमियान मौजूद हैं, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। उसामा साहब बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम मेरे दरमियान इतनी प्यारी प्यारी ख़वातीन जो है आप लोगों ने स्पेशली सेगमेंट के लिए हमें कंडक्ट करवाई, थैंक यू सो मच। शुक्रिया करते रहना चाहिए। मैं आपसे सवाल करूँगी, जब हम बात कर रहे हैं सायरा शेख साहिबा भी बैठी हैं और मेरे दरमियान मेरी प्यारी बहन फिजा भी बैठी हैं। अच्छा जी, हम जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो आपकी नज़र में हम इसे कैसे ब्रीफ कर सकते हैं? ह्यूमन राइट्स अगर इसको ब्रीफ किया जाए तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको अपनी एज अ सिटीज़न, अगर हम लोग जो आज का टॉपिक है उसमें ये कि हम लोग अपनी एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये अवलीन फ़र्ज़ हर सिटीज़न का, हर शहरी का होना चाहिए कि आपने अपनी एनवायरनमेंट को खुद प्रोटेक्ट करना है। कैसे करना है? आपने दूसरों के ऊपर नहीं डालना कि कचरा क्यों पड़ा हुआ है। मतलब ये एक बहुत बड़ा मसला है कराची का कि ये मसला कैसे हल हो, लेकिन मैं अवलीन फर्ज ये समझती हूँ, वो तो एक है ना गवर्नमेंट का मसला है, उनकी है बिल्कुल इसमें नाअहली, लेकिन मैं समझती हूँ कि एज अ सिटीजन आपकी जो ड्यूटीज हैं कि अगर आप खुद आपको कचरा वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करनी आएगी तो आप कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने अपना जो घर का आपका कूड़ा कचरा है वो आपने किस तरह डंप करना है, ये आपने जाके उधर फेंक देना है या आपने अपने घर से बाहर निकाल के गली में छोड़ देना है, तो ये आपकी गलती है। आपको हमें इन लोगों को जो हमारी अवाम है उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को। अगर वो उसको उधर से प्रॉपरली उस जगह पे जहाँ पे डस्ट ये जो वेस्ट है वहाँ पे इकट्ठी होती है वहाँ पे प्रॉपरली डंप किया जाए तो मेरा ख्याल है कि आधे से ज़्यादा मसला उसमें भी हल हो सकता है कि वो जगह जगह पे ढेर नहीं लगे होते। इसी तरह जैसे आपने जिक्र किया कि पानी, अगर आप कहीं पे कुछ गलत होता देख रहे हैं आप उसके बारे में खड़े हों, उस बारे में बात करें। मैं भी आपकी तरह बिल्कुल मैं भी बेल करके कह देती होती हूँ, चाहे अगले को बुरा लगे या ना लगे, क्योंकि ये हमारे मजहब में भी है कि एक कतरा पानी का भी जो वेस्ट होना वो गुनाह होता है बहुत ज्यादा, और उससे वो आपके ऊपर पड़ता है आगे से। जब पानी की स्कैसिटी आ जाती है, जब बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पानी के मसाइल हैं, तो वो इसी वजह से कि हम लोग कदर भी नहीं करते ना चीजों की, ये भी एक एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि इस वक्त हम सेल्फ एनालिसिस के ऊपर बात करें। इसी तरह जब हम रोड पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप 1000 दफा आप ये मंजर देखेंगे, हम सब देखते हैं कि कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन वीडियो ज्यादा बनाई जा रही है, तो हेल्प कोई नहीं कर रहा होता। उनको ये डर होता है थाने में जाएंगे तो थाने में ये ना हो कि हमारे ऊपर पड़ जाए, ये भी एक बात है। तो सिस्टम के फ्लॉज बहुत ज्यादा है, लोग डरते हैं कि अगर हम इनकी हेल्प कर भी देंगे आगे को कोई किसी हम मसले में ना पड़ जाए। कुछ लोग अच्छे भी हैं, वो करते भी हैं, अच्छे लोगों की वजह से ही माशरा इस वक्त कायम। बिल्कुल ठीक। इनका मैं ये इनकी बातों से मुझे ऐसा लगा है जैसे कह रहे कि हमारे कुछ सिस्टम नहीं सही तरह बने हुए, जिसको कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है क्लासिफिकेशन किए जा रहे हैं। अच्छा जी, मैं सायरा शेख साहिबा से बात करूंगी। आप माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, और आप देख रही हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर काम कर रही हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर। तो उस दिन मैं एक रात को 12 बजे ड्राइव कर रही थी तो मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा यूं
वो झोंके लग रहे हैं उसे, लेकिन वो रात को 12 बजे बैठा हुआ है और वो भीख मांग रहा है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ अल्लाह, मैं कहती हूँ बच्चे अगवा होते हैं तो ये बच्चे क्यों नहीं अगवा होते? तो वो तो पूरा एक गैंग है या उनका पूरा सिस्टम चल रहा है, तो वो बच्चा, उसको कुछ समझ ही नहीं, 3 साल का या 3.5 साल का होगा, तो वो ऐसे बेचारा, उसकी बुरी हालत थी और बैठा हुआ था कॉर्नर पे, बिल्कुल टर्निंग जो होता है ना, यू टर्न, उस पे बैठा। मैं कह रही हूँ 12 बजे इसका क्या काम है? तो मुझे बताएं इन बच्चों के लिए क्या हो रहा है? ये जो आपने बात की, इसको फॉरवर्ड लेके मैं कहूँगी कि यही पहले हम भी यही बच्चे देखते थे कि कहाँ पे कोई बच्चा गली पे, जैसे उस दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, वो ये हुई कि मैं तौहीद कमर्शियल पे ही थी और मेरी अब क्योंकि काम बहुत है, बच्चों के साथ अवेयरनेस बहुत है, तो एक लड़का था, उसकी मैंने पिक्चर ली। मैं जिस दुकान में जा रही थी, मैं कोई वो देख रही थी कर्टन्स का मटेरियल, वो पीछे पीछे मेरा था। सबसे जो मेरे दिल को बात लगी थी कि उसने एक टी शर्ट पहनी थी जिसमें हमारे पीएम साहब की तस्वीर थी, उसके पाँव में जूती नहीं थी और इतनी ठंड थी कि मैंने स्वेटर और शॉल पहनी हुई थी और वो मुझसे मांग रहा था, अब कह रहा था खाना दो। अच्छा, वो उसने मुझे काफ़ी फॉलो किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी, मैंने उसको बोला अच्छा तुम इधर आओ, पैसे मैं नहीं दूंगी, खाना दूंगी। मैं वो आइडियल बेकरी पे भाग गई। मैं वहाँ से आई तो वो जो औरत थी वो वहाँ थी, ये बच्चा नहीं था। अच्छा, मैं थोड़ी परेशान हुई, मैं पूरी रात, वो बच्चा मेरे एक दिमाग पे रहा। अगले दिन ये मुझे पता चला कि देखें आपकी स्ट्रीट्स की भी डिवीजन होती है, तो अगर तौहीद कमर्शियल है ना, ये एरिया जो है उस पे वो बच्चा है, वो औरत कोई ब्लाइंड नहीं थी, कुछ नहीं थी, वो मिनटों में आइडियल बेकरी पहुंच रही है कि बिकॉज शी फॉलोड मी, बट वो बच्चा उस एरिया में नहीं आ सकता था। तो ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, एक तो खुदा के लिए मैं कहूँगी कि आप पैसे ना दें। ये वो बच्चे हैं जिनको आप देखते हैं मगर देखते नहीं हैं, इनको आप सुनते हैं मगर सुनते नहीं हैं, क्योंकि आप उसी वक्त आपने 10 रुपया निकाला, खुदा के लिए इनकी आंखों में डालें। अगर आपने कुछ देना है तो उनको कुछ खिला दें, अपने सामने इनसे इंगेज करें। हम भी इसी तरह शुरू हुए थे, इनके साथ इंगेज हो गए। ये सब माफियाज हैं, पिक एंड ड्रॉप है इनका, और इनके टारगेट्स इनके बच्चे हैं और इनके सबसे बड़े कल्प्रेट्स इनके वालिदैन हैं, क्योंकि उनके साथ ये एक इनकम ब्रैकेट बन जाता है। वो अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं डालेंगे क्योंकि ये बच्चा दिन का 800 रुपया कमा लेगा, तो क्यों डालेंगे? सही कह रहे हैं, क्यों डालेंगे वो? हमारे इधर मैंने कॉलर में, अस्सलाम वालेकुम, सना फ्रॉम अटक। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या पूछना है आपने? मैंने ये पूछना है, ये जो आप बता रही हैं कि पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी जी बोलिए। ठीक है, हमारी हुकूमत नालायक है, बिल्कुल नालायक है, क्योंकि इनको चाहिए कि ना गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ पानी की कमी वहाँ पानी पहुँचाए। और दूसरी बात ये कि गंदगी की जब बात है तो ये एक कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये गंदगी जहाँ जहाँ है आप उनको उठवाएंगे। हमारे मुल्क में ये और भी मुल्क ये उनकी सफाई बहुत अच्छी है, हमारा मुल्क तो बहुत ही सफाई से नालायक निकला है। आपको चाहिए कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये सफाई सुथराई का ज्यादा ख्याल रखे, बीमारियों से बचे। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जी क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल 7 फरवरी को जो बता रही हैं। चलें ठीक है। हाँ, वो मैं आपको दोबारा अनाउंस कर दूंगी। बहुत शुक्रिया सना आपने कॉल की। अच्छा, ये मैं अभी जब जिस तरह की गुफ्तगू माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल मेरी तरह ही सोचा, बाखुदा सच बता रही हूँ सायरा जी, आपने बिल्कुल, मैं ये सोचती कह रही यार अगर हम लोग इनको कुछ देते, एक तो इनको हम बिगाड़ रहे हैं मजीद, और बाकायदा एक बच्चे को आप कुछ कहेंगे तो वो 6-7 पता ही नहीं कहाँ से बच्चे और निकल आते कि वो मैम दे रही हैं तो आप भी चले जाओ। बट इसको तो परमिशन नहीं थी वहाँ तक आने की, वो तो मुझे अगले दिन पता चला, क्योंकि डोमेन्स होती हैं इनकी और डोमेन्स पे भी लड़ाई होती है और बाकायदा बसें और ये जो होती है ना वो इनको ड्रॉप करती हैं, पिक एंड ड्रॉप इनका होता है। मैं आपसे एक और बात करूंगी, एक और सवाल बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मैं मैम लीजा से भी एक क्वेश्चन करूं। वुमेन्स राइट की बात हो रही है और मुझे अभी वो खलील रहमान साहब, बहुत माजरत के साथ आप नाराज ना होइएगा, आपने कहा था कि हमेशा मर्द को जो है वो बड़ा जालिम और औरत को हमेशा मजलूम दिखाया जाता है। तो क्यों दिखाया जाता है? इसका मतलब है औरत पे ज्यादा जुल्म हो रहा है इसलिए दिखाया जाता है। और आपने
जिस तरह वो एक स्क्रिप्ट लिखा, और बड़ी मैं हैरान हुई कि मैं कहती हूँ मैं दुनिया में ऐसी औरत कोई नहीं देखी जो अपनी ख्वाहिश की खातिर अपने बच्चे को छोड़ दे। मैंने अभी तक, मेरी अपनी जितनी लाइफ हुई है शायद और किसी ने देखी हो, लेकिन मैंने ऐसी औरत, हाँ अपने बच्चे के लिए ज़रूर उसने स्ट्रगल की कि मेरे बच्चे के राइट्स चाहिए, मेरा शौहर कमाता नहीं है। मैंने उन बर्तन धोती हुई औरतों को भी देखा है जिनके हस्बैंड्स पैरालाइज हैं, बीमार हैं, लेकिन वो काम करती हैं अपने बच्चों के लिए। वो कभी भी उनकी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि हम इसको छोड़ के किसी और पैसे वाले के पास चले जाएं। लेकिन पता नहीं आपने क्या सोच के लिखा है। ये पहली औरत मैंने ड्रामे में देखी है जिसने अपनी ख्वाहिश की खातिर और फ्रंट पे बच्चे को रख के छोड़ के चली गई। मैंने ऐसी औरत, मैंने ऐसी माँ नहीं देखी, औरत होगी माँ नहीं देखी मैंने। लीजा जी अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आज मेरे दरमियान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। शहरी में सभी, हम लोग शहरियत में सभी आ जाते हैं और सब सेंसिटिव टॉपिक हैं। ख़वातीन के जो ख़ास तौर पे मैं आपसे बात करूंगी, मेरे प्रोग्राम में वो बच्ची आ भी चुकी है, चेहरे पे एसिड फेंकना, इनके लिए अभी तक क्या इम्प्लीमेंट्स हुए हैं, मैं ये पूछना चाहूँगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये तो एक बड़ा गैर इंसानी इक़दाम है। हाँ, ये तो मेरे नहीं ख्याल के कोई नॉर्मल इंसान इस तरह की चीज़ सोच के इसको अटेम्प्ट कर सकता है। इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ समझ लें इदारे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पे काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल में देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है, हमारे यहाँ आप इस बात को जानती होंगी कि जो कल्प्रिट है उससे भी लोग डरते हैं। अगर किसी के लिए हमें ज़रूरत होती है कि भाई ये कल्प्रिट है, इसके लिए कोई हमें विटनेस की ज़रूरत है या किसी भी ऐसे की ज़रूरत है जो उसके लिए गवाही दे सके, तो लोग इतना डरते हैं। आधा तो समझ लें वो कल्प्रिट वहाँ जीत जाता है, वो कल्प्रिट आधा जीत जाता है, हम लोग बैकअप हो जाते हैं, हम लोग आके नहीं खड़े होते किसी भी इस तरह की किस्म पे। और अभी फ़िलहाल इसकी समझ लें हम लोग एक पूरा प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं इस पे, जिसमें खाली एसिड्स वाला नहीं है और भी ख़वातीन के, लड़कियों के बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं। और प्रॉब्लम की बात ये कि ख़वातीन के साथ आके खड़ा होना ये एक बहुत बड़ा स्टैंड है। मेरे ख़्याल में एक गुजारिश मैं करना चाहूँगी कि पेरेंट्स को भी अगर कोई खुदा न खास्ता बच्चियों के साथ किसी भी किस्म की कोई इस तरह का गैर फितरी अमल हो तो वो भी उनको सपोर्ट करें। ज़्यादातर माशरे में हमारे फ्लॉज ये आते हैं कि वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं इश्यूज़। जब आपके पास वो इश्यूज़ रिपोर्ट ही नहीं होंगे तो आप उसको आगे कंडक्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन लीजा मैं इस बात पे ज़रा सा डिसएग्री हो रही हूँ। मेरी बहन, नाराज़ नहीं होना, मुझे दुख इस बात का है और मेरी बहन अब इसका आंसर देंगी। फिजा ज़िशान, वुमेंस के ऊपर आप काम कर रहे हो, मेरी बहन ये बताएं कि जब किसी चीज़ का रिजल्ट ही कहीं ना नज़र आ रहा हो तो बंदा कंप्लेन करके कहाँ जाएगा? उसको पता है दूसरा बंदा तो एक हाँ जाओ भाई कंप्लेन भी कर लो, मैंने तुम्हारा मुँह भी जला दिया, उसकी ज़िंदगी आपने, हम तो कहते हैं ना एक बार कोई मर जाए तो ख़त्म है, वो बंदी रोज़ाना चेहरा देख के रोज़ मरती होगी ऐसा ही। और उसके कसूरवार सिर्फ वो बंदा नहीं है, मेरी नज़र में कसूरवार हम सब ही हैं। जब हम उसके ऊपर एक्शन ही नहीं ले रहे, इम्प्लीमेंट्स ही नहीं कर रहे, हम जो इसमें जज भी, मैं वकील भी, मैं कहती हूँ एक गली का बंदा, हम पूरा पाकिस्तान उस बंदी का कसूरवार है क्योंकि हम लोग उसको सजा नहीं दिलवा रहे हैं। उससे मालूम है कि मैं छूट जाऊंगा। तो मैं कहती हूँ अगर जिस बंदे को अगर पता हो ना यह सजा, आप सऊदीया में देखें, मैं कहती हूँ वो सही करते हैं, गर्दन ही काट देते। आप देखें कितनी जगहों पर ऐसा वो लोग सोच के, उनकी शॉप भी खुली होंगी ना तो कोई गलती से उसका पर्दा भी गिर रहा होगा ना, वो हाथ नहीं लगाएगा कि कहीं सजा ही ना मिल जाए। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि देखें कुछ ऐसी गुनाह होते हैं कि जिनकी सजाएं बहुत सख्त होनी चाहिए, जैसे कि ये जो तेजाब ख़वातीन पे फेंक दिया जाता है, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज होती है। मेरा तो ख्याल है कि इसका डेथ सेंटेंस के अलावा और कोई इसका होना ही नहीं चाहिए उसका, ताकि अगली दफा कोई करने से पहले 100 दफा सोचे और फिर भी ना कर सके कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। नहीं, तो उसके मुंह पे भी तेजाब डालना चाहिए, मुंह पे भी, तो बिल्कुल जो देखिए वो है हाथ का बदला हाथ तो नाक का बदला नाक तो आंख का बदला आंख, क्यों नहीं होना चाहिए? ह्यूमन बींग्स, अगर औरत है तो क्या वो इंसान नहीं है? मतलब आदमी जो मर्जी औरत के साथ कर ले और उसके बाद वो डरती रहे कि उसने करना कि आगे जाके उसके साथ होगा क्या? अगर वो पुलिस स्टेशन जाती है तो उस
सिलसिले में एक बात ये कि जैसे हमारी ये टॉक शोज हैं, हम लोग अवेयरनेस इस तरह क्रिएट करते हैं, इसके अलावा अवेयरनेस औरतों के लिए कि उन्हें उनके साथ अगर क्या होता है, उनको उसके लिए क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने चाहिए, लॉ किस किस चीज की उनको इजाजत देता है, उनको किस तरह से, मसलन अगर किसी के ऊपर तेजाब गिरा है उसने उसके लिए क्या करना है, किस तरह, ये सब अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की बहुत सख्त जरूरत है। और ऐसी लैंग्वेज में, ऐसे आसान अल्फाज में कि जो आम फहम हो, जो खवातीन को समझ में आए। डरने की जरूरत नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस से डरने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर आप हद से ज्यादा आप पे जुल्म हो रहा है, आप उसके लिए जाएं, आप उसके लिए किस तरह, इस सिलसिले में बहुत सारी अब एनिमेटेड आपको वीडियोस भी मिलेंगी यूट्यूब पे, जो कि हम आम औरतों को भी दिखा सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं। नहीं, फिजा साहिबा बहुत अच्छी बात आपने की। सायरा जी आप भी मौजूद है, फिजान एंड लीजा, आप लोगों से मैं कंटिन्यू करूंगी और फिर मैं जा रही हूँ ब्रेक की जानिब। लेकिन मेरे जहन में एक बात आ रही है कि ये तमाम हम लोग सेमिनार भी कंडक्ट करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जब तक हम खड़े नहीं होंगे ना, जिसे बोलते हैं आप लोग, हम लोग क्या कहते हैं, वो बैठ के धरना या जो भी हमारे इमरान खान साहब ने किया था ना, तो वो कामयाब हो गए। तो कुछ बातें हमें बहुत ज़बरदस्ती करवानी पड़ती हैं, इम्प्लीमेंट्स करवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये हक है हमारा। और जब ज़ैनब की बात आई, किस तरह हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है सब मिल के जब खड़े हो गए तो सब हिला दिया उसने ना, तो वो फिर इम्प्लीमेंट हुआ, उसको फांसी हुई। तो मैं कहती हूँ जिस लड़की को अगर जिसके मुंह जल जाए, आप मुझे ला सकते हैं उस बेचारी की चेहरा दोबारा। 16 साल की लड़की मेरे सामने ऐसा हुआ, तो मुझे बड़ा दुख होता है। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और अल्लाह पाक आप सबके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहटें रखें, और अभी कभी आपको दुख ना देखना हो, और ये दिल से दुआ है। और माशाल्लाह अभी हम लोग जो गुफ्तगू करें ह्यूमन राइट्स पे कर रहे हैं, और घर एक जब मेरे अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो उनको फिर लगा कि कमी है, खूबसूरती में कुछ कमी है, तो उन्होंने बीबी हवा को बनाया। तो एक औरत जो है ना, वो सिर्फ एक घर को नहीं बल्कि पूरे फैमिली को लेके चल रही होती है, कहते हैं ना ख़ानदान को लेके चल रही होती है, अपने ससुराल को, अपने मैके को। एक औरत, मर्द का काम इसमें कोई शक नहीं है, उसका काम है जॉब करना, कमा के लाना, अपनी फैमिली को देना, लेकिन औरत तमाम लोगों को, अपने हल्का अहबाब को, अपने मोहल्ले को, सबको वो कंडक्ट कर रही होती है। लेकिन औरत के साथ बेइंतहा ज़्यादती होती है हर जगह पर, चाहे वो मुझे बताए ना 3 साल के लड़के के साथ कभी ज्यादती हुई नहीं हुई। मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी आंखें नम हो गई हैं। 3 साल की बच्ची, अरे खुदा का खौफ करे यार, तुम्हें अल्लाह से नहीं डर लगता कि आप किसी को नहीं छोड़ते? क्या बच्ची, एक होता है ना कोई बंदा रेजिस्टेंस कर रहा हो 16 साल की, पर मैं तो कहती किसी के साथ भी नहीं हो, किसी को हक तो हो अपनी जबान खोलने का, अपने आप को सेव करने का। आपने 3 साल की बच्ची को, 7 साल की बच्ची को, और अभी तक मुस्तकिल, खुदा के लिए मैं जज साहब से कहूँगी, अपनी तमाम सिस्टम से कहूँगी, खुदा के लिए इम्प्लीमेंट्स करें, कि वरना ये हम अपनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों की, ये हम पर अल्लाह का अजाब पड़ेगा। हम लोगों के इसके जवाब दे हैं, हम इतने मज़े से बात कर लेते हैं और हमें एहसास नहीं होता। मेरे जहन में अभी एकदम आया ना, मुझे समझ, मेरे अपने हालत ख़राब होने लग गई सुन के। मैं जब भी सुनती हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब खुदा का खौफ करें, हम लोग कितने बेहिस हो गए हैं, कोई इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रहा तो कौन करेगा? मैं सोच रही हूँ अपने लखते जिगर को आप खुद सोचेंगे, जो उसकी गोद में आई होगी तो उसका क्या, उसकी हालत होगी उसकी माँ की। उसने इसलिए पैदा किया उसके माँ बाप ने कि उसका बच्चे को कोई अगवा करके ले जाए, कोई बेहिस इंसान, हवस परस्त। 3 साल की बच्ची की क्या बच्ची की उम्र होगी, सोचती हूँ तो मेरी अपनी आपके घर का कोई बच्चा हो ना, अल्लाह माफ़ करे, सब पर अपने रहमत करे, तो फिर आपको पता चले। बात करूँगी हमारी एक प्यारी सी और हमारी वुमेंस ने हमें ज्वाइन किया, खातून ने, और मेरी तीनों बहनें ऑलमोस्ट मौजूद हैं मेरे साथ, गुफ्तगू में शामिल हैं। तो इस वक्त तशरीफ़ ला चुकी हैं उज़्मा फ़ारूकी, लीडर PMLF और वुमेन राइट से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। और इस वक्त जो है हमारी, हम लोग तो क्लासिफिकेशन में है कि गरीब की कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती और अमीर की सुनी जाती है, ये क्लासिफिकेशन है। और मैं चाहूँगी, मैं आप भी इस हमारी खूबसूरत गुफ्तगू सुन रही थी, और जिन लोगों ने की है वो बदसूरती के अमल में इस तरह स्टैम्प उन्होंने लगा लिए, वो उनके दिलों पे बेहसी की स्टैम्प लग गई है। इसमें सब लोग नहीं,
कुछ लोग हैं जिनमें पुलिस भी शामिल है और हमारा करप्ट तबका भी शामिल है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये छोटी छोटी मासूम बच्चियों को इस तरह जो है निशाना बनाया जाता है? बेसिकली मुझे लगता है जब तक आवाज़ नहीं उठेगी, जब तक इस पे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ये तो काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं। पहले ये था कि पहले हाईलाइट नहीं होता था, अब होने लगा है, मगर अभी भी 50% है। 50% फैमिलीज जो हैं वो ही ये बात दबा देती हैं। एक तो देखिए बर्बरियत की इंतहा है, एक तो उनके ऊपर जुल्म होता है और वो बच्ची का बचपन छीन जाता है और पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो जाती है। फिर उसके माँ बाप ये जुल्म भी करते हैं, मैं पेरेंट्स को खास तौर पे कहूँगी कि उसको दबा देते हैं। बेशक आप उस चीज़ को हाईलाइट ना करें, और मैं अपने इदारों से दरख्वास्त करूँगी ऐसे इदारे बनाए जाएं जहाँ पर बिल्कुल खुफिया तरीके से इसके ऊपर तहकीकात हो और इंसाफ मिले। ये नहीं है, अब देखें ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, नवाज शरीफ साहब को देखें, वो भी कितना बड़ा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया, पूरा मुल्क जानता है, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। मगर अरेस्ट हुए, फिर उनकी बेल हो गई, अब वो चले गए इलाज के लिए। तो ये तो खेल बनाया हुआ है। हमारे मुल्क को बेसिकली कोई लीडर नहीं मिल रहा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, ये लीडर थे। हमें सियासतदान मिल रहे हैं। सियासतदान जो है ना अपनी पार्टी को ही आगे प्रमोट करते हैं। सब हकीकत है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते, मगर अपने मुल्क की और अपनी कौम की बात नहीं करते। यानी कि हमें इंतजार है कि वो कब इम्प्लीमेंट होगा। हाँ, एक्टिविस्ट, आप भी एक्टिविस्ट होंगी। आई मीन आवाज उठानी पड़ेगी जी हमें। देखें कायद-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान बनाने में उनकी कौम का हाथ था, ठीक है ना। हम सारा जो है ना कहते हैं ना गुबार और सब इल्जामात हम अपनी हुकूमत पे लगा देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखिए हुकूमत आके हमारे घरों में हमें अवेयरनेस नहीं देगी। माँ बाप सबसे पहले जो हमारा इस वक्त मुआशरा चल रहा है ना, पेरेंट्स में मदर को चाहिए। मूवी देखी है ना जिना, तो उसमें एक सीन है कि वो पार्टीशन में एक छोटा सा बच्चा है, तो वो कायद ही जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो वो कहता है कि वो पूछता है कि वेयर इज माई मदर। तो उस पे वो जब उनको बताया जाता है, वो बाप एकदम से डर जाता है कि जिना साहब से क्या इसने पूछ लिया। तो उस वक्त जिना साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज ही सेड के he felt कि it was because of him that the child lost the mother. That is a leader. And that was such a beautiful scene. उसकी क्लिप चल रही थी, पता नहीं आपने व्हाट्सएप पे देखी? मैंने ये उस मूवी जिना में से था। देखिए तो देखें कितनी कुर्बानियां देके हमें ये मुल्क हासिल हुआ है। देखें मैं ये देखती हूँ, आप यकीन करें, राबी के बर्मा में देखें आप, कश्मीर में कितना जुल्म है, कितना है, मगर हमारी आवाजें एक दूसरे पे उंगली उठाने पे उठती हैं, उन लोगों के लिए इतनी नहीं होती। पूरा वर्ल्ड देख रहा है। मैं उज़मा साहबा का ऐसे जैसे हम लोग एक क्लासिफिकेशन में किसकी आवाज सुनी जा रही है, बड़ा बंदा निकल जाता है, छोटा बंदा रह जाता है। जिसने गली से एक मुर्गी भी चुराई हो तो भाई उसको 3 महीने की जेल हो जाएगी, क्योंकि उसका सुनने वाला कोई नहीं है। बात इस वक्त तो कहीं और ना, मैं चाहती हूँ चली जाए, बात यहीं पर है। और हम लोग जो बात करें ना, उसका कुछ थोड़ा सा ही मैं नजरसानी करूंगी। एक खातून थी, वो गई है लाहौर के मज़ार पे, मैं मज़ार का नाम नहीं लेना चाहती। उस औरत को किसी ने, वो बेचारी बुरके में थी, उसका कमेंट्स भी बाकायदा फेसबुक पे चला है और उसके कमेंट्स लिए गए। उसने किसी ने शिरनी दी और उसने खा ली, और उसके बाद उस औरत के साथ ज्यादती हुई। खुदा का खौफ करें मैम, पता नहीं ये किस तरफ हमारा मुल्क चल रहा है, जिसकी जहाँ पर भी हथकंडा चल रहा है वो अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं। और एक औरत की जिंदगी बर्बाद करी, वो अपने बच्चे के साथ गई और उसके साथ इस तरह हो गया। मैम फिजा आप क्या कहेंगे? 1 मिनट मुझे, आपने एक कॉलर है, एक बात कर ले, फिर आपसे बात आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। सभी आते हैं, वो ये फिजा निशान साहिबा से बात करनी थी। जी जी बात कीजिए। आप लोग जो क्या कहते हैं एम्बुलेंसेस के बारे में जो बात करते हैं कि रास्ता नहीं मिलता, तो हमारी हुकूमत को ये चाहिए ना कि अलग से इनके रूट्स बना दिए जाएं, पुल बना दिए जाएं, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और वो वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच सके। प्लीज कुछ ऐसा करें। बहुत जबरदस्त। इनका नाम क्या है? बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। जी पहले इनका सवाल जरूरी है मेरा, बाद में। जी जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल
अच्छा ये आइडिया है इनका कि बिल्कुल, और मैं हमेशा ये समझती हूँ कि एम्बुलेंसेस की इनको अलहदा कर लेना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स में ये इम्प्लीमेंट होगा और जो जो अच्छी सजेशंस हैं लोगों की वो बिल्कुल आगे आनी चाहिए, क्योंकि मरीज कई दफ़ा उनकी वो जान से हाथ धो बैठते हैं सिर्फ इन चीज़ों की वजह से कि जाहिर है ट्रैफिक में फंस गई एम्बुलेंस और जगह तक पहुंच नहीं पाई। ये एक बहुत अच्छी बात है और इसके ऊपर अमल मेरा ख्याल है कि बहुत आराम से हो सकता है। एम्बुलेंसेस को वैसे नॉर्मली जगह दे दी जाती है, ट्रैफिक हट जाती है, लेकिन फिर भी हो जाते हैं इंसिडेंट्स और उसमें बिल्कुल तो बहुत ही गंदा निजाम है जिसकी बेचारे की 5 बजे पे आती है रिस्पांसिबिलिटी का, हैसियत शहरी आपको उनको तो करना ही चाहिए। आंसरिंग अ क्वेश्चन भी आप रास्ता दें, आपको जो यहाँ जाने की जल्दी, आप रियलाइज कर रहे हैं एम्बुलेंस आ रही है। बाहर वाले मुल्कों में क्या होता है, सायरन्स आते हैं, जो भी होता है साथ पुलिस की कोऑपरेशन है, एकदम सड़क खाली की जाती है। और हमारे पाकिस्तानियों का तो अब ये नए हाल है, पुल तो नहीं बन, ढूंढने के लिए हाँ, अपनी जगह पे पहुंचने के लिए एम्बुलेंस को फॉलो किया जाता है कि हमें स्पेस मिले और हम उसमें निकल जाए। हैसियत शहरी सॉरी टू से ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, इतने सारे काम है। रोडों की मरम्मत हो जाए बड़ी बात है, तो ये लोग तो बहुत एज ए मुश्किल है। शहरी आपका हमें चाहिए, आप देखिए हम सिटीजन है, बीइंग अ सिटीजन आपकी क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल बिल्कुल, बात यही है कि अगर सिटीजंस इस चीज का ख्याल रखेंगे तो ये तो एक बहुत माइनर सा इशू हो जाएगा कि एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस भाई आप रास्ता दें, बेशक आपको 10 मिनट देर हो जाए, आप एम्बुलेंस को रास्ता दें। बिल्कुल, ये तो वो बात और यही पाकिस्तानी हमारे, जब पाकिस्तान में ये नहीं करते, जब अगर वो दुबई चले जाए या कहीं जाए तो वो एक चीज का ख्याल लाइनों में भी लग जाते हैं, द स्ट्रिक्टनेस ऑफ ट्रैश द भी लॉ। बिन्स में फेंकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली हम शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। हम गुर्बत को तो रो रहे हैं, मगर हमें कितनी आजादी, कितनी फैसिलिटी है। आप देखें ना, इंडिया में जो मुस्लिम वुमेन्स हैं वो हिजाब के लिए लड़ रही हैं। और सॉरी टू से हमारे मुआशरे में हमारी टीन एज बच्चियां फेंक रही हैं। इसका कसूर कौन कसूरवार है? पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए देखिए ना, हम इस अखलाकी चीज को एतबार नहीं से करते। हमारा माशरा बहुत पीछे को बड़ा जा रोल रहा है। है। हम एजुकेशन की बात करते हैं लीजा, मगर हम एजुकेशन हासिल करके उसमें इखलाक भी तो शामिल करें ना। परवरिश से आपके इखलाक पता चलते हैं। हमने फेंक दिया। मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, एक्स्ट्रा मॉडर्न, चीप मॉडर्न। जाबी माँ जो होती है वो बेसिक यूनिट है एक सोसाइटी का। अगर आप अपने बच्चों को ये बताना छोड़ देंगे कि बेटा गुनाह क्या है और सवाब क्या है, तो वो जैसे बड़े होते हैं, आजकल हम इंटरनेट से बच्चों को अलूफ नहीं रख सकते। हम ये कर ही नहीं सकते कि हम इंटरनेट नहीं देंगे बच्चों को, लेकिन हम एटलीस्ट अच्छाई और बुराई में तमीज सिखा तो सकते हैं कि बेटा ये अच्छा है और ये बुरा है, ये लाइन ये माँ का मुझे फिजा की बात और उज़्मा की बात में सिमिलरिटी नजर आई और मुझे एकदम जर्मन लेडी की बात याद आई। उन्होंने कहा कि हमारे वो बेसिकली जो है यहाँ हमारी लाहौर की थी, लेकिन वो गई है जर्मन में। तो उन्होंने कहा मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि यहाँ बच्चों को एजुकेशन से ज़्यादा तरबियत बहुत है। और हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर कोई हमारे घर में फैमिली आ जाए तो जिस टॉय से आप खेल रहे हैं उसके साथ जाते हुए आप उसी को दे दीजिए। बिल्कुल, ये उसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग कहते हैं, हम लोग बच्चों को ये हम लोग इस तरह शेयरिंग, केयरिंग और लविंग, हम कहते हैं हम लोग एजुकेशन से ज्यादा इन चीजों को सिखाते हैं, तो बच्चा जो है वो रिस्पेक्ट में फिर बहुत कुछ करता है। देखिए जापान में तो मेरा ख्याल है 4th 5th तक बच्चों को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपकी उनकी तरबियत की जाती है, सारे उन्हें काम बताया जाता है कि उन्होंने स्कूल कैसे साफ करके घर वापस आना है। फिजा जी, मैं सर पकड़ के बैठ के, हमारी माएँ तो इंतजार करती है 3 महीने, यानी कि 3 साल का क्या छोड़े, 2.5 साल का बच्चा होता है ना, कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना है उसको, मोंटेसरी कब भेजना, वो बच्चे की नींद ही वो वहाँ पे यूटर्न होके गिर रहा होता है। देखिए अल्लामा तारिक जमील की बात मेरे दिल को लगी थी कि 5-6 साल तक तो आप अपने बच्चे को ऐसे लगा के रखो, वो प्यार जो माँ देती है ना बच्चे के अंदर, वो उसकी पर्सनालिटी बिल्डअप कर देती है वो चीज, और फिर जाहिर है माँ जैसी सिखाती है वो। और मैम एक मिनट रुक जाएं, आपके लिए कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, सभी कैसी है? याहिया बात कर रहा हूँ जी। याहिया भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा जबरदस्त पैनल आपका बैठा हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कराची शहर के मसाइल तो अगर बहुत ज्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ शायद ये हल भी करने की कोशिश करो, लेकिन हो नहीं पा रहे मेरी नजर में। अच्छा। बात ये कि आप अगर सिविक सेंस की बात करें तो सिविक सेंस तो मेरे ख्याल में अब लोगों के अंदर खत्म हो चुका है और वो
कानून नाफिज करना, देखिए इसके दो पहलू सभी, मैं ये बात कहना चाहूँगा। एक तो कानून नाफिज होता है वो अलग चीज़ है, एक अखलाकियात का पहलू होता है कि अगर आपने किसी के घर के आगे गाड़ी कर दी, रॉन्ग पार्टी में आगे गाड़ी कर दी, किसी को तकलीफ में डाल दिया, तो ये आपकी अखलाकी पहलू भी मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा इन लोग सबसे ये देखिए, भारतीय एम्बुलेंस भी यहाँ चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये कि आप अगर आप लोगों के अंदर ये नहीं पैदा करेंगे, ये एजुकेट लोगों को नहीं करेंगे कि भाई आपको एक कानून आपका क्या राइट है और आप किसी को क्या राइट देते हैं, राइट ऑफ वे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। दूसरी बात कि देखिए ये मैं इनसे कहूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास चटौती होगी, मैं कहूँगा कि देखिए इस शहर के अंदर बहुत भुगतान है जो है ना एम्बुलेंस का। इस वक्त जो एम्बुलेंस सर्विस चल रही, बहुत सारी एम्बुलेंस है, लेकिन लोग आप किसी का आदमी है वो भी बेचारे क्राइसिस में आ गए और अब हजार रुपए लेके चीपा वाले एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि अगर सरकारी तौर पर भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस नहीं देंगे तो ये किस तरह मामला चलेगा। और ये क्या, क्यों रो रहे हैं आप या भाई, क्या हो गया आपको? अल्लाह, अच्छा एम्बुलेंस का रास्ते के ऊपर आप इतना डिसाइड हो गए, इनका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, कोई प्रॉब्लम इनको फीलिंग हुआ? ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं और इस तरह के प्रोग्राम को इतना अप्रिशिएट करते हैं। मैं ट्रैफिक को अगर मैं बुलवा लूँ, उनकी पूरे पैनल को, पुलिस के पैनल को बुलवा लूँ, तो ये बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई पॉलिटिकल बंदा आ जाए उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आई थिंक सो। अच्छा जी, हम लोगों के साथ तमाम खवातीन मौजूद हैं और हम सिविक सेंस पे और ह्यूमन राइट्स पे बात करें। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और या भाई आप दिल छोटा ना करें, यहाँ पर सब लोग आपस में गुफ्तगू ये कर रहे थे कि शायद आपके साथ कोई सानिया हुआ है जब आप इतने डिसार्ड हो गए हैं, क्योंकि हमारे जहन में ख़वातीन का होता है कि हमारे हज़रात इतनी जल्दी डिसार्डेड नहीं होते। तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुश रहें, आप इस तरह ना रोया करें। पहली बार आपने मेरे जब से मॉर्निंग शो शुरू हुआ है, जब से आप मेरे साथ हैं और मेरे हर जो सेगमेंट को जो अवेयरनेस का होता है बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर योर सेल्फ। अच्छा जी, मैं बात करूंगी सायरा जी, आप ये बताइए, मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन की जब बात कर रही थी तो मुझे बताइए, इसके ऊपर बात वही आ गई। यकीन करें, बुरा मत मनाइएगा, मैं फिर भी अपने सिस्टम को ही ब्लेम करूंगी, क्योंकि जब अगर ये अनाउंस कर दिया जाए कि आज डबल सवारी पे या आज मोबाइल बंद होंगे तो देन होल्ड इट, ये होल्ड कर सकते हैं। मैं समझती हूँ अगर ये, मेरे ख्याल में अगर 10 दिन एक बात पर सख्ती करें तो ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, नॉट पॉसिबल। लेकिन ये हम लोग आवाम पर जो डाल रहे हैं ना, मैं कहती हूँ अगर इसके ऊपर भी स्टिकनेस हो ना कि कचरा फेंकने पे ये पाबंदी है, तो जब दूसरे मुल्क की स्टिकनेस के ऊपर ही फॉलो हो रहे हैं ना, आवाम डरेगी किससे कि रूल्स हैं। तो रूल्स एंड सिस्टम जब तक नहीं बनेगा ना, नॉट पॉसिबल जुमला आगे आ जाएगा। आप मुझे बताएं, इन गदागर, फ़कीर तो नहीं कहूँगी, फ़कीर तो मैं कहती हूँ बड़ा ही अलग से वर्ड है, इन गदागर के लिए क्या किया जा रहा है? इन बच्चों को क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन हुई? कहाँ से ये बच्चे आ रहे हैं? पता है ये क्या होता है, क्राइम कैसे बढ़ते हैं? जब ये बच्चों को आप लोग नहीं लुक आफ्टर करते ना, ये जो भीख मांगते हैं, फिर बच्चे हॉस्पिटल से अगवा होते हैं, फिर उनको उनके हाथ पांव काट के, उनको क्या पता किसका बच्चा है यार। पता है, एक बड़ी अफसोस की बात है वो ये कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पे जब पे हमने आवाज़ उठाई है, जो हम बात करते हैं, बहुत आवाम जो है ना स्ट्रीट चिल्ड्रन को कराहत की नज़र से देखती है, क्योंकि ये समझते हैं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं, ये बच्चे जब आपकी क्लासरूम्स में या किसी और सिस्टम में होंगे तो ये उनको स्पॉइल करेंगे, अमीरों के बच्चे नहीं स्पॉइल करते। मतलब ये किस किस्म की जहालत की बात है? ये बच्चा है, वो खुद उधर पैदा नहीं हुआ है। बच्चे की क्या ख्वाब होती है? ये ख्वाब होती है कि मैं मतलब स्ट्रीट चाइल्ड बनूं, कि उसकी ख्वाब है कि मैं भी पायलट। हम इनसे इंटरैक्ट करते हैं, इनके बहुत बड़े ख्वाब हैं। हमारा एक स्कूल है बाकायदा, जहाँ मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन का जब हमने शुरू किया था, और ये इतनी एब्जेक्ट पॉवर्टी है कि ये वहाँ मैं कहती हूँ कि आप 2 मिनट गुजार लें तो आपका सांस घुटता है। वहाँ कोई 400 फैमिलीज हैं, बच्चे इनके मेरा ख्याल है कुछ इन्होंने कुछड़ चुके होते हैं, बाकी इनके बच्चे नंगे, पॉटी, सुसु, हर चीज़ वहाँ हो रही थी। 6 महीने पहले हमने वहाँ एक टार्ट स्कूल खोला, कम्युनिटी को एंगेज किया, बट हमने देखा कि ये जो इनके पेरेंट्स हैं ना, सबसे बड़े कल्प्रिट्स वो हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सो एक तो आपका माफियाज आ जाते हैं, फिर आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, फिर वो गदागर, वो अफगान माफिया वाले अलग हैं, ये जो गुलशन वगैरह से बच्चे आते हैं वो अलग हैं। इतने किस्म के माफियाज हैं, बट सर के ऊपर, सबके ऊपर सरपरस्ती है।
और उसके ऊपर अगर आप मुझसे बाद में पूछेंगे कि सोल्यूशन क्या है, मैं आपको सोल्यूशंस भी बताऊंगी। क्योंकि देखें, एक मैं थी, मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड शायान थी, उसके बाद अब हमारी इतनी बड़ी टीम हो गई है जिसपे हम चाइल्ड अब्यूज, क्या चाइल्ड अवेयरनेस, ये अब्यूज ही है बाय द वे, क्योंकि आपका जो वेग्रेंसी एक्ट है उसमें बेसिकली जो लॉ, मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगी, अ चाइल्ड हैज टू बी, और ये स्टेट का वार्ड है, स्टेट की प्रोटेक्शन है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉज की, सब लॉज हैं। भाई आप नए लॉज ना बनाएं, अब ये तो एग्जिस्टिंग लॉज इम्प्लीमेंट करें। 11A कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कहता है चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, बट हर जगह आप देखेंगे खोखों पे, टी स्टॉल्स पे कौन आपको सर्व कर रहा है? 8 साल का बच्चा, 9 साल का छोटा, 10 साल का छोटा, मैकेनिक वगैरह भी उसी में, सब वही है ग्रुप है। इवन वो प्रेफर भी उन बच्चों को करते हैं क्योंकि वो बच्चे बहुत एक कम मिकदार की पे पे भी आ जाते हैं, वो उनको डांट डपट भी करते पे हैं, है ही वो नहीं। भाग भी नहीं सकते वो बच्चे वहां से। उनको पता है उनके वालिदैन भी सख्ती करके वहां छोड़ के जाते हैं, अगर वो बच्चे वहां से छोड़ जाते नहीं, हैं। लिटरली खरीदा हुआ है उस टाइम के लिए। ये मेरी अपनी पर्सनली एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारी यहाँ मेड थी, उसके बच्चे के एक दिन वो आया, उसने नॉक किया तो मैंने देखा उसके यहाँ चोट लगी हुई है और टेपिंग हुई हुई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कहने लगी बाजी काम करते मैं गिर गया। फिर दूसरे दिन आया तो वहाँ फिर उसके एक नई चोट लगी हुई। मैंने कहा तुमने इसको क्यों रंग बिरंगा किया हुआ है बच्चे को, ये क्या इसकी मुश्किल है, तुमने मारा है? कहने लगी नहीं बाजी, वो उस्ताद है ना इसका, तो काम खराब कर रहा था, उस्ताद ने मारा है। उस्ताद तो बाप की जगह होता है ना बाजी, मारेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? तो आप बाप कभी इस तरह मारेगा? बाप तो कभी भी नहीं मारेगा। फिर उसको मैंने पूछा उससे कि तुम्हें मसला क्या? कहने लगी बाजी वो हमारा गुजारा नहीं होता इतने में, और मेरा शौहर भी नहीं है, मैं काम करती हूँ, अगर मैं इसको काम पे नहीं लगाऊंगी ना बाजी तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, रोडों पे फिरेगा। तो वो उससे ज्यादा She has a point there, but the thing is again it's you know, और एक और चीज सभी before we move on, आपने कहा था ना कि तशद्दुद लड़कियों के साथ होता है। अगर आप अभी recent statistics देखें ना तो लड़कियों के साथ तशद्दुद होता है, बट लड़कों के साथ बढ़ गया है। लड़कों के साथ बहुत सॉडमी, सब कुछ पाकिस्तान में लड़कों की परसेंटेज हायर होगी, एंड वन ऑफ द रीजंस इज मदरसास। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 1016 चाइल्ड अब्यूज केसेस इस साल में सिंध में आए हैं, मंजर आम पे सिर्फ 6 मिलियन चिल्ड्रन रिपोर्टेड 6 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। अच्छा, उसके अलावा इन मतलब और जो चाइल्ड राइट मतलब ये जो कितने चाइल्ड लेबर है उसके बारे में जो डाटा है वो कलेक्ट ही नहीं किया गया। ये क्या डाटा कलेक्शन जिम्मेदारी नहीं है? ये हम देखें, ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल क्लियर कट इनके ऊपर होना चाहिए। चाइल्ड अब्यूज केसेस अगर इतने ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं तो उसके बारे में क्या हुआ, इसके बारे में कौन देखेगा? तो ये सारी चीजें जो चिल्ड्रन इतने 6 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं वो क्यों नहीं स्कूल्स के अंदर लाए जा रहे, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में फीस है ही नहीं? तो फिर क्या रास्ते में क्या रुकावट है इसमें? क्या क्यों नहीं वो बच्चे स्कूल? इनको तो चाहिए वो बच्चे जहां जो कोई देखे उसके ऊपर बात करे कि ये बच्चा यहाँ पे मतलब वेल्डिंग का काम क्यों कर रहा है, अगर ये बिल्कुल अंडर एज बच्चा है तो इसको क्यों लगाया हुआ है इस काम पे? ये तो वही बात आपकी मोड़ के वापस इसी बात पे आ जाती है कि हमें सबको खड़े होना है इसके लिए, हमें सबको बात करनी है। और यहाँ वो जो मैं लिटरेसी रेट का कह रही थी, पाकिस्तान का 58% हो गया फ्रॉम 60%, बांग्लादेश इज 73%, श्रीलंका इज 92%, एंड दे ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। एंड ये है कि यू नो अब अपना आप देखें, हमारा तो लिटरेसी रेट पहले ही 60 था, अब 58 पे गिर गया। और बाय लिटरेसी मतलब सिर्फ ये है कि उसको लिखना पढ़ना आता हो, ये नहीं कि कोई बहुत मेंटली को बहुत मैच्योर हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उस्मा साहब, ये जिस तरह मेरे जहन में फिर वही आता है कि हमारा सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, इम्प्लीमेंट्स नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगी, हम लोग प्यार की जबान वाले लोग ही नहीं है, हमें जरा सा डंडे वाली जबान समझ में आती है ना, तो हम लोग अपने इर्द गिर्द भी ज्यादा स्टिक, हमारा रूल्स जो हो ना वो होना चाहिए। जैसे मैंने जब आप नहीं आई थी तो मैंने डिस्कस कर रही थी कि किसी के चेहरे पे एसिड फेंक जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो मुझे बताएं कोई एक्शन लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, या इसके ऊपर कोई सिस्टम पास आउट हुआ है ख़वातीन के हुकूक में कि किसी का चेहरा जल जाए, 16 साल की लड़की, या वो एक और अभी कुछ दिनों पहले कितनी खूबसूरत बिल्कुल स्कूल गोइंग लड़की थी और बिल्कुल वो प्रिविलेज इलाका है, वहाँ पर उसको जो है वो क्या कहते हैं कारोकारी और पता नहीं क्या उसके ऊपर उसको संसार कर दिया, पत्थर मार दिया, और उसकी कब्र के ऊपर भी एक
जो पत्थर लगा के उसके ऊपर भी कोई रस्सी डाली कि भाई हमने उसकी कब्र को भी फांसी लगा दी। तो ये क्या तरीका है यार, मुझे समझ जानवर समझती हूँ जिन्होंने ये काम किया ना, उनको जिस तरह उस बच्ची को उन्होंने इबरत बनाया ना, उनको इस तरह इबरत बनाएंगे तब जाके ये चीजें रुकेंगी। कहते हैं ना एक दफा चौक में लटका दें, वैसे नहीं रुकेंगी। देखिए हमारे पाकिस्तान में रूल्स बने हुए हैं, लॉज हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, सॉरी टू से बड़े बड़े होटलों में बड़े सेमिनार्स देखी आपने, फंडिंग भी होती है, एजुकेशन पे भी हो रही है, आपके एथिक्स पे भी हो रही है। आप ऐसे ही इतने कर्जदार नहीं हो रहे हैं। आप ये देखें ना, गवर्नमेंट के स्कूल हैं मगर तालीम तो है हमारे पास, मेयारी तालीम नहीं है। अब आप बिलीव करें, मैंने ऐसा भी देखा है कि स्कूल्स भी हैं और गोस्ट स्कूल्स भी बहुत हैं। ये इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। आप बिलीव करें, काफी स्कूल मेरी नजर में ऐसे हैं। सॉरी मेरी नाराजगी ने, इन्होंने जैसे कहा ना, मुझे कहा इंटीरियर सिंध के ऐसे स्कूल खुद वो बेचारे जो हैं प्रिंसिपल वगैरह के, देखे ना कितना बुरा हाल है। नहीं ऐसे लोग खौफ आ रहा था उन्हें, मैट्रिक भी टीचर्स को पे मिलती, टीचर्स घर बैठे, टॉयलेट घर बैठे में नहीं है, छोटे छोटी वो जगह सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मैंने देखा है ऐसा स्कूल, मेरे पास कंप्लेन्स आती हैं, कंप्लेन आई है अभी एक स्कूल की, आप बिलीव करें। अच्छा, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों का स्कूल तकरीबन 40-45 साल से है। अच्छा, वो लोग तो देखें, एक पसमानदा इलाके में वो स्कूल है, बच्चों को उन्होंने एडमिशन करवाया कि भाई प्राइवेट बच्ची पढ़ रही है, बच्चियों का स्कूल है। अच्छा, जब वहाँ जाके मालूम हुआ तो पता चला कि वो मैट्रिक तक की तालीम जो है, वो 9 और मैट्रिक की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो गवर्नमेंट के कोटे में होती है और वो पेरेंट्स से प्राइवेट कह के लेते हैं। ये बात मैं शॉक्ड थी कि तो बच्चों का मुस्तकबिल कैसे, माँ बाप बेचारे हैं, वो घर भी चलाते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि उनका फ्यूचर बन जाए। अच्छा, हमारे माशरे का एक बड़ा ये गमगीर अलमिया है, अफसोस के साथ कहती हूँ कि एक ओ लेवल्स पढ़ा हुआ बच्चा, उसकी एजुकेशन बेशक कम हो, और एक गवर्नमेंट का स्कूल हाई एजुकेशन लेके बच्चा अपनी डिग्री आए ना, तो हमारे माशरे में क्या अलमिया है कि उसको आप फर्स्ट वाले को, ए लेवल्स वाले को आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा आप उसको कहेंगे कि भैया इसको हम अपॉइंट कर लें, अदरवाइज उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी, इतने एथिक्स नहीं होंगे, क्योंकि गरीब का बच्चा ना ग्रुपों में बात करें बड़ा मजबूत हो जाता है। साहिबा बहुत शुक्रिया, लीजा बहुत शुक्रिया, सायरा जी एंड फिजा बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को हम इसको कंटिन्यू करें। और नाज़रीन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और इस वक्त जो है एवरी फ्राइडे आपको पता है कि हमारा एक सेगमेंट होता है हेल्थ से रिलेवेंट, और उसमें बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट मौजूद होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि आजकल एक बहुत ही डेंजरस बीमारी पूरे वर्ल्ड में जो है इसका एक आवाज़ उठ रही है और इसके बारे में लोग हैरान हो रहे हैं कि कौन सी बीमारी आगे बेसिकली चाइना से आ रही है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफराद, 170 कल न्यूज़ में मैंने सुना था डेथ हो गई उनकी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे कुछ लोग भी वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो कोरोना वायरस जो है वो आपको जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है और डेथ तो फ़ौरन है। ये एक ऐसा इंसान का हमारे जो है लंग्स के अंदर जो है ना प्रॉब्लम करता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो हम सिर्फ अभी इसका जो है ना, यानी कि इसका सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं निकला। वायरस तो हो गया कि ये वायरस है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इसका हम फेस कैसे करेंगे या हमें इसका सोल्यूशन क्या है। इसकी कोई वैक्सीन अभी तक जो है अभी इन्वेंशन इसकी नहीं हुई है कि हम इसे जो है सेव हो सके इस बीमारी से। तो बस आप सबको अल्लाह पाक महफूज रखे। तो आज हम लोग स्पेशली कोरोना वायरस से किस तरह हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं उसके बारे में हमारे बहुत ही सीनियर तिब्बे नबी और हिकमत से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और 11 पुश्तों से उनका जो है नस्ल दर नस्ल माशाल्लाह हिकमत उनका जो है खून में रची बसी हुई है। तो मैं इस वक्त मिलवाऊंगी जो हकीम अस्करी साहब से। और आज मैं स्पेशली जो कोरोना वायरस है, जब उन्होंने ये बात की तो मैं बड़ी हैरान हुई। तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा कि इसे हम कैसे सेव हो सकते हैं, ये बड़ी बात है। तो मैंने कहा बस अल्लाह करे मैं कल जो है फ़ौरन जाके शो करूँ और सबको जो है मुस्तफ़ीद जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो इस वक्त मौजूद है बहुत ही बड़ा नाम हर्बल में और बेहतरीन काम करते हैं, ऑथेंटिक काम करते हैं, उनकी अपनी हर्ब्स होती हैं, अपने तरीके से उसको मेकिंग करते हैं, बनाते हैं। तो डॉक्टर
डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हकीम साहब? अल्लाह की रहमत है, करम है, खैर। बहुत सारी माशाल्लाह मैंने देखा है कि आपके अंदर एक क्योंकि आपके वालिद फिर दादा परदादा और नस्ल दर 11 पुश्तों से आप काम करें और आपने बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं ख़ास तौर पे जिनके बच्चे नहीं होते, फिर कैंसर, फिर बहुत सारी बीमारियों के आपने ट्रीटमेंट किया। अब आ गई है आपके मैदान में आ गई है कोरोना वायरस। अब बताइए क्या करना है? इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैं खाकसार तहरीक की क़यादत भी कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे अंदर थोड़ी सियासी बसीरत भी इस हवाले से है। बेशक। और हकीम उसे कहते हैं जो जिसका कौम पर के हाथ पे भी नफ्स पे भी उसका हाथ हो, कौम की नफ्स पे भी क्या हाथ हो। बात है, क्या बात है। और सियासी, माशरती, सकाफती हवालों से, हर हवाले से वो इसका जायज़ा ले रहा हो। हाँ। असल में जंग जो है पहले थी बारूद की, तलवारों की, इसके बाद जो है न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई। ये बड़ी मैं अहम बात कर रहा हूँ। अब मुस्तकबिल की जो वॉर चल रही हैं वो है वायरस वॉर। वायरस वॉर जो है वो कहीं भी किसी मुल्क में कोई वायरस छोड़ दिया जाए, किसी को तबाह करना हो, माशी लिहाज से, सकाफती लिहाज से, तिजारती लिहाज से, हर लिहाज से उसको, तो वहाँ पर ऐसा वायरस छोड़ दिया जाए जहाँ पर उसकी कौम की खलबली मच जाए, उसकी मईशत तबाह हो जाए। और वो, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और ये बड़ी ताकतें आपस में एक दूसरे को अब बर्दाश्त गिराने नहीं के कर लिए, और फिर ये भी है कि दुनिया की आबादी कम की जाए, इस पे भी वर्क हो रहा है। जो इंसानी दुश्मन है वो इस पे भी काम कर रहे हैं। अब वायरस वॉर जो है वो इस कदर हैबतनाक बन गई, अभी तो तकरीबन 200 के करीब लोग जी जी पूरे चाइना में हुए हैं हलाक, मगर उसमें जो चाइना की मईशत तबाह हो रही है, वुहान जो उसका प्रोविंस है, सूबा है, वहाँ पे बिल्कुल लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ओए होए। और आपको पता है कि एक चाइना का शहर जो है करोड़ों की आबादी पर मुंहसर है। पूरे चाइना में, पूरी दुनिया में इसके हवाले से जो एक इशू उठाया गया है, चल रहा है, वो इंतहाई खौफनाक सूरत दिखाई गई, ताकि हम लोगों के सारे राब्ते इस मुल्क से खत्म हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मईशत तभी तबाह होती है ना जब एक दूसरे से राब्ते जहाँ तक मेरा अपना इल्म है और मैं इस चीज़ को मैंने एनालिसिस किया है, ये कोरोना वायरस, देखिए हमारे यहाँ डेंगू वायरस चला, डेंगू से सैकड़ों लोग हमारे हलाक हुए, मुल्क में सैकड़ों लोग हलाक हुए। यहाँ तो अभी 200 हलाक हुए तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। हमारी डेंगू से सैकड़ों हलाक हुए लेकिन कोई खलबली नहीं मची, कोई शहर में बंद नहीं हुआ, कहीं पाबंदी नहीं लगी, सही। और महकमा सेहत ने भी कोई खास तवज्जो नहीं दी उस पर। सही। और आज कोरोना वायरस जो है, ये नाजरीन, ये ठीक है, इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए कि ये वबाई है, एक दूसरे की सांस से जिस्म में दाखिल होता है। पहले 15 दिन तक जो है, 14-15 दिन तक आदमी को पता नहीं लगता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये अंदर इसकी ग्रोथ होती है, परविश पाता है, और 14-15 दिन के बाद जो है वो इंसान पर एकदम हमलावर होता है। उस दौरान में जितने भी लोग उससे मिल के जाते हैं वो उस वायरस का शिकार होते चले जाते हैं, और यूं अचानक उस पर हमला होता है और बुखार की शिद्दत, जिस्म में खारिश, दाने, सांस का घुट जाना, ऐसी कैफियत होती हैं। अगर कैसी कैफियत, कहीं खांसी और सांस की कैफियत हो तो फौरी तौर पर अपने वालिद से रुजू करें। ये मुदाफ़ियती निज़ाम को तबाह कर देता है और फौरी तौर पर आदमी जो है हलाकत का बाइस बनता है। कोरोना वायरस जो है वो अभी हमारे मुल्क में नहीं दाखिल हुआ, शुक्र है रब की, और आप भी लोग मोहतात होने के लिए देखिए अब इससे बचने का तरीका कार क्या है, क्योंकि मुदाफ़ियती निज़ाम तबाह हो जाता है और आपके अंदर जो है वो बीमारी एकदम हमलावर होती है मरीज के ऊपर, और वो जो है वो दुनिया से चला जाता है। मुदाफ़ियती निज़ाम का सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारे पास दवा है वो है अस्करी ग्रीन।
मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये सिर्फ बीमार लोग इस्तेमाल करें, बल्कि बीमारियों से बचने के आप लिए बहुत भी पहले जब ये लेकर आए थे, ग्रीन जब का से आपने इस्तेमाल कहा है, करें जो बिल्कुल, लोग बीमारियों से बचना चाहते हैं। और इस बीमारी का जो है मुकाबला या न सिर्फ आप कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों में, बल्कि ये समझिए कि 100% बीमारियों का ताल्लुक जो है वो आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम से है। अगर आपका दिफाई निज़ाम, जिस्मानी दिफाई निज़ाम मजबूत है तो आपको ना शुगर हो सकती है, अगर शुगर है तो ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, इवन के कैंसर, हेपेटाइटिस, फॉलिज, ब्रोंकाइटिस, लकवा, ब्रेन ब्लॉकेज, जितनी भी बीमारियां हैं वो आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम के स्ट्रॉन्ग होने से जिस्म से भाग जाती हैं, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ित जब आपकी स्ट्रॉन्ग है। आजकल नई साइंस टेक्नोलॉजी यही आ रही है कि मुदाफ़ियाती निज़ाम को, रेजिस्टेंस पावर को, यानी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को इस कदर मजबूत कर दिया जाए कि ये वायरस के हमले जिस्म पर ना हो पाए। बेहतरीन। मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि हमारे पास जो अस्करी ग्रीन है, अगर ये आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो न सिर्फ कोरोना वायरस से आप निजात पालेंगे, उससे महफूज हो जाएंगे, बिल्कुल, बल्कि आप के अंदर और भी बहुत सारी जो बीमारियां पल रही हैं जिसका आपको पता नहीं है वो जिसम अच्छा, बार बार जो कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि हाथ धो के और जो है हर चीज़ को जो है एहतियात से इस्तेमाल करने की कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी जा रही थी, तो अपनी सफाई का खास ख्याल रखें, तो उसके लिए बताएं क्या किया बात यह है कि मुसलमान तो खास तौर पर जी मुसलमान तो खास तौर 5 वक्त वजू करता है, बेशक, और उसके सफाई का नहीं सिर्फ तहारत, पाकीज़गी का बड़ा एहसास है। बेशक बेशक। हम सफाई की बात करते हैं लेकिन इस्लाम पाकीज़गी का बात करता है कि पाकीज़ा आपके दिलो दिमाग में भी आपकी वो नफासत और पाकीज़गी हो, ईमान की वो कैफियत हो जो आपको मजबूत तर्क बना देती है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। ये है हमारा अस्करी ग्रीन। जी, अस्करी ग्रीन, इसके अंदर 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। ओके, ये 141 यानी 141 के अंदर कंपोनेंट हैं। ओके, और ये इतनी सारी दवाइयाँ सिर्फ एक कैप्सूल में मौजूद है। एक कैप्सूल खिला दें आज मुझे एक कैप्सूल खिला दें, मैं कोरोना वायरस से सेव हो जाऊं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक सबको जो है सेव करे। जी, ये आ गई है। ये नाज़रीन, ये जो कैप्सूल है, जी जान नाज़रीन, मैंने एक कैप्सूल जो है हकीम साहब से ले लिया, हाँ। और मैं ये खा रही हूँ। तो ये आपको आपके अंदर जो है ये सेल्स को नरिशमेंट करता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे जिस्म में वो फैक्ट्री है जहाँ से आपकी बॉडी के सेल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, फिर उससे ऑर्गन्स बनते हैं। यानी एक इमारत की दीवार जो है वो, उसकी ईंटें अगर मजबूत हैं, दीवार मजबूत है तो आपकी इमारत मजबूती के साथ, ये जिस्म आपकी इमारत है। इस रूह इस इमारत में रहती है, और ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। इसकी अमानत की हिफाजत आपको उस तरह करनी है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की अमानतों की, मुसलमानों की अमानतों की हिफाजत किया करते थे। आपको सादिक और अमीन कहा जाता था। इसी तरह आपका ये जिस्म जो अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना आपका फर्ज अव्वल है। आपकी कॉल है, बात करें। सच्चल से हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिर्शाद साहब। हेलो जी, बात कीजिए। हेलो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए। ऊंचा बोलिए। ये मुझे मादे में तकलीफ है, बहुत 10-12 साल से खाना हजम नहीं होता सही तरीके से। अच्छा, उम्र क्या आपकी? निज़ाम में हाजमा खराब है इनका। उम्र क्या है? उम्र क्या है? उम्र 44 है। 44। चलें जी, बहुत कुछ टीवी चैनल इन्होंने, हाँ, बहुत टीवी ऑन किया मैंने, तो बड़ा मसला हो जाता है। प्लीज़ जब भी कॉल लगाएं तो टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। इस चीज़ को इतनी बार कहा है, और डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का जो नंबर है स्क्रीन पर ऑलमोस्ट मौजूद है। अगर आपकी यहाँ पे बात ना हो पाए, क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो आप मुस्तकिल कॉल भी कर रहे होते हैं। अगर बात ना हो पाए तो आप नंबर किसी पेपर पर नोट डाउन करें, और प्रोग्राम के बाद आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जी हकीम साहब, सक्कर से साकिब बंदानी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। साकिब साहब,
अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरी हकीम साहब से ये गुजारिश थी कि हकीम साहब मेरा मैदा का प्रॉब्लम बहुत रहता है और मेरे पिंपल्स निकलते हैं चेहरे पर। अच्छा, ओके, आपकी क्या उम्र है मेरे भाई? मेरी मैडम उम्र है 19 साल 20 साल। अच्छा, आपको कब्ज रहती है बेटा? अंकल जी। कब्ज रहती है? जी जी। ठीक है, मैं चलें जी, बेटा बहुत- आप टीवी से देखें, आपको जवाब देते हैं। अच्छा, दोनों ने जो है ये प्रॉब्लम का जिक्र किया कि उनका मैदे और निजाम जी हाँ जी। असल में बात यह है, जो जिस तरह मैंने पूछा कि कब्ज रहती है, हाँ। कब्ज का मतलब ये है कि चूंकि मेरा कुछ 60-65 साल के मुझे एक्सपीरियंस है, मैं 101 फौरन फॉलो बीमारी कर का। जाता हूँ, मरीज से ज्यादा डिटेल नहीं देनी पड़ती। हाँ। एक दो चीजें पूछ लेते हैं, पता जी। लग जाता है इन बच्चे की मैदा खराब है, और मैदे और जिगर में गर्मी है, बेशक, और उसकी वजह से ये उम्र भी ऐसी होती है नाजरीन कि 20-25 साल की उम्र तक जो है, यानी 16 से लेकर 20-25 साल की उम्र तक बच्चों की खुराक की खास तवज्जो दी जाए। इन्हें गोश्त, अंडा, मछली, तेज़ मिर्च मसाले, इनसे ख़ास तौर पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़रूर से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें और अपनी मिजाज को एतदाल पे रखें। सब्जियां, सलाद, फल, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और पानी ख़ास तौर पे ज़्यादा पिएं। कब्ज़ है तो उसके लिए इसबगोल की भूसी दूध के साथ या पानी के साथ सुबह निहार और रात सोते वक्त पिएं। आपका पेट ठीक है तो फिर आपके चेहरे पे भी दाने या और किसी दूसरी अलामत, खारिश या एक्जिमा की कैफियत नहीं होती। तो इसी तरह जिन्होंने पहले भी फ़ोन किया और अभी भी ये मैदे और जिगर के मसाइल हैं, इसके लिए आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। सौंफ, पुदीना, इलायची, कलौंजी, ये आप इस्तेमाल करें, इसका कहवा बनाएं। सौंफ 1 चम्मच, पुदीना 20-25 पत्ते, कलौंजी चौथाई चम्मच और इलायची 3 अदद। कहवा 4-5 कप डाल के इसको बनाइए और इसको सुबह, दोपहर, शाम, रात 3-3 घंटे के बाद पीजिए। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आपका मैदा निज़ाम हज़म बेहतर होगा। और अगर सीने में जलन है, तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, तो उसके लिए मीठा सोडा यानी सोडा बाइकार्ब की 1-2 चुटकियाँ पानी में डालकर पिए। हमारे इधर में एक और कॉलर है, फरहत अब्बास फ्रॉम महमूदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुझे जी जी हेलो, क्या प्रॉब्लम है आपको? ये मुझे टांगों की तकलीफ है, मैं चल नहीं सकता, जी कमर में भी तकलीफ। आपकी उम्र क्या है मेरे भाई? हेलो। जी जी, पाँव खून है। आपकी उम्र क्या है? मेरी तकरीबन 52 ईयर्स है। आप 52 साल के, आपका वेट कितना है? वेट तकरीबन 115 के। माशाल्लाह, बहुत टाइट। आपने तो खूब। क्या शुगर है आपको? नहीं। ठीक, आप टेस्ट करवाइएगा। चलिए जी, हम आपको हाँ। ऑन एयर आंसर देते हैं। वेट तो देखें इनका कितना वजन है। इनका हाँ, देखिए तो 103 है। अपनी टांगों पे इतना जी हाँ जुल्म जी, तो इतना टांगों में दर्द वजन तो होगा ही और ना। फिर मोटापे की वजह से इनकी खून की नालियां तंग हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, और पैरों का सुन हो जाना ये अलामत है इस बात की कि दौरान खून आपका बॉडी में नहीं है। आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, चलते फिरते कम हैं, बैठना ज़्यादा और सोना ज़्यादा। तो ऐसी सूरत हाल जो है इंतहाई ख़तरनाक है कि जो आप अपने आप को कंज्यूम नहीं करते। देखिए, वर्जिश, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपके अंदर से जो दौरान खून है वो जिस्म में दौड़े, और जिस कदर ये आप एक्सरसाइज और मशक्क़त करेंगे आपके अंदर उतनी सेहत याबी पैदा होगी, तवानाई पैदा होगी। जिस तरह गाड़ी आप देखते हैं ना, गाड़ी को 2-3 दिन खड़ा रखें तो बैटरी डाउन हो जाती है, बिल्कुल या बिल्कुल कम चलाएं गाड़ी को तो वो धक्का खाती है, उसके बिल्कुल बाद जो ऐसे है। ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और गाड़ी को अगर मुसलसल रनिंग में रखेंगे तो हाफ सल पे स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बॉडी भी इसी तरीके से, इसके अंदर सेल्स हैं, इसके अंदर आप ये समझिए कि ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है। ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो है ये पूरा सिस्टम, एक निज़ाम बनाया है।
और इससे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक प्लांट ये कि जो आपकी बॉडी की एनर्जी जो है बैटरी चार्ज करता रहता है। आप जितना अपने आप को कंज्यूम करेंगे, मशक्क़त करेंगे, अपने आप सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें और जौ का दलिया और पानी जो है खाना खाने से जौ का दलिया सुबह नाश्ते और रात सोते वक्त खाएं। ओहो हो। और पानी का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से करें कि सुबह 2 से 3 गिलास पानी नीम गर्म पिएं। खाना खाने से 45 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लीजिए और इसी तरह रात का खाना खाने से 45 मिनट पहले पानी पेट भर के पीजिए। खाने के दौरान ये खाने के बाद जो है बिल्कुल मामूली 1 आध घूंट पी सकते हैं और इंशाल्लाह इससे वजन में कमी आएगी। लेकिन आप मेरे पास तशरीफ ले आइए, बिल्कुल बिल्कुल आपका रैपिडली वजन ऐसा कम किया जाएगा कि आपकी बॉडी शेपिंग भी रहेगी और आप इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते में 8 से 10 केजी वजन कम करेंगे और इससे आपके अंदर कमजोरी भी पैदा नहीं होगी। ये हमारा जो है अच्छा, आपने इसके अस्करी ग्रीन और फेमिना के बारे में बात करनी है। छोटी सी ब्रेक है, छोटी सी, ठीक है जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और हम बात कर रहे हैं हेल्थ की और एवरी फ्राइडे हमारे साथ होते हैं डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब और इस वक्त हमारे दरमियान कॉलर हैं समीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कराची से बात कर रही हूँ। जी समीना साहब, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। जी बात वालेकुम। जी वालेकुम हकीम साहब, मुझे 2-3 मल्टीपर्पज किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मुझे थायराइड है और दूसरा जोड़ों का शदीद दर्द है और सर्वाइकल है, तो जिसकी वजह से सर्वाइकल की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा पेन करती है। मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं मतलब जमीन पर पाँव नहीं रख सकती। अच्छा, मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे तो उसमें मुझे जो है वो नहीं है। तो क्या होता है प्रॉब्लम, मेरी एज 50 ईयर्स है और मुझे ये भूलने का प्रॉब्लम भी हो रहा है। जैसे पहले नहीं था, 2-3 सालों से जो है मैं काफी ज्यादा भूलना शुरू हो गई हूँ चीजें, तो उसकी वजह से जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इतना ज्यादा है कि इतना इलाज कराया है, किसी सूरत नहीं सही हो रहा। आप कितना अरसे से बीमार हैं? जी, कब से ये प्रॉब्लम है आपको? मुझे तकरीबन 20-22 साल हो गए। ओहो, आप कराची में हैं? कराची से बोल रही है ना? जी जी, कराची से बात कर रही हूँ। मैंने एक बहुत मशहूर हकीम है, नाम नहीं ले सकती इस पर, तो मैंने तकरीबन 5 उनका इलाज कराया, 5-6 साल, कोई फर्क नहीं पड़ा। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दिन चीज बढ़ती जा रही है मेरी प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, बात समझ गया बिल्कुल। आप टीवी देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। समीना जी, आप परेशान हो, अभी हकीम साहब आपको इसका सलूशन प्रॉब्लम सुना है आपने? 40-50 साल पुराना प्रॉब्लम है। इन्होंने जिंदगी का 5-6 साल इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवा लिया। ठीक, 5-6 साल तो सिर्फ कहने हैं एक हकीम से करवाया है। देखिए नाज़रीन, बात यह है कि वाइज़ा मर्ज़ता फाहु यशफ़ाइन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देता है, बेशक आयत कुरानी है। लोग डॉक्टरों हकीमों के हाथ में शिफा ढूंढते हैं, शफा सिर्फ अल्लाह देता है। डॉक्टर हकीम दवा देता है और जिसने दवा को यकीन और ईमान की कैफियत में दिया और मरीज ने भी उसी यकीन और ईमान की कैफियत में खा लिया और ये सोचकर कि शफा मुझे अल्लाह ने देनी है और दवा मुझे डॉक्टर या हकीम ने देनी है और मुझे इलाज का फ़र्ज़ है कि इलाज करवाओ और अल्लाह से दुआ मांगो, यकीनन आपकी दुआ कबूल होती है और दवा भी जिस्म को लगती है। ये शफा हासिल करने का रास्ता है। आप सोचिए कि 15 से 20 साल तक या 30 साल तक आप बीमार हैं तो जिंदगी का आधा हिस्सा, आधी जिंदगी बीमारियों में कट गई और दुनिया में पहला और आखिरी चांस होता है आने का। अगर आपके पास टाइम है तो मेरे पास तशरीफ लाइए। मेरे पास ऐसी मशीनें भी मौजूद हैं जो बॉडी में सर्वाइकल और स्पाइनल कॉर्ड को खुद स्कैन करती हैं, उनकी एडजस्टमेंट करती हैं, उनकी अलाइनमेंट करती हैं, उनकी ब्लॉकेज खोल देती हैं और आदमी दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तवानाई, रनाई और हुस्न में दाखिल हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि ज़िंदगी उसके लिए है।
वरना ये जिंदगी अजाब बन जाती है। हमारे इधर मैंने एक और कॉलर है, हाँ जी जी, हाँ जी जी, रीढ़ की हड्डी जो है वो आपका पिलर है, इस बॉडी का पिलर है, इसी पे पूरी निजाम इंसानी जो है, पूरा सिस्टम, पूरे आपका बैलेंस इसकी रीढ़ की हड्डी पर है। आप आइए, मेरे पास बड़ी लेटेस्ट डिवाइसेस मौजूद हैं और जो चंद दिनों में आपकी रीढ़ की हड्डियों को और जिस्मानी मामला को दुरुस्त कर देंगे इंशाल्लाह। हकीम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। आप इनके जो है मतलब में तशरीफ लेके जाइएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको शिफा भी मिलेगी और दवा तो देंगे, तो जिस तरह इन्होंने कहा अल्लाह पाक शिफा देता है। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन फ्रॉम नवाब शाह जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाँव दिक्कत और बहुत जलती है जी, क्या फरमा रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, इनके पाँव में, एड़ियों में और तलवों में बहुत जलन होती है। अच्छा, उम्र क्या आपकी? उम्र क्या है? उम्र 30 है। अच्छा, 30 साल। ठीक, पाँव में जलन। अब मैं, आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल कर। देखिए, पाँव में जलन की दो चोटें होती हैं, एक तो शुगर का बढ़ जाना, ओके, दूसरा जिगर की खराबी, जिगर में गर्मी ज्यादा होना, हीट ज्यादा होना, हिद्दत ज्यादा हो जाना, जिससे आपका मतलब है ये कि आपके खुराक जो है वो आपकी मुनासिब है, आप गर्म चीज़ें, मिर्च मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ऐसी सूरत में आपके पाँव में जलन होना शुरू होती है। ये दो चीज़ें अलामात होती हैं। आप मेरे पास मतलब में तशरीफ़ लाइए, अपना चेकअप करवाइए, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह चंद दिनों में आपकी नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। मैं अब बता रहा था कोरोना वायरस के हवाले से, ठीक है, अभी हमारा प्रोग्राम का नंबर यही है, कोरोना वायरस। ओके, एक और कॉलर लेकिन फिर कोरोना वायरस कंटिन्यू कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरी बहन क्या पूछना है आप? जी जी, शुक्रिया। बात कीजिए, सुन रहे हाँ हो? जी, फरमाइए, ऊंचा बोलिए जरा। जी जी, वालेकुम सर, मेरे मोरों में देर आ रही है, मोरों में। अच्छा, ठीक, ये मोरों में दर्द है। हाँ, मोरों का प्रॉब्लम है, मैंने अभी जवाब दिया है बीबी जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपको अभी आंसर देते हैं। अच्छा, इनको ये कि इनके मोहरों में अगर दर्द है तो ये कराची में शरीफाबाद रहती है, तो मैंने समझा इनको आपके पास आना चाहिए। जवाब दे चुका हूँ, तशरीफ ले आइए, इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आज का कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बात यह है कि कोरोना वायरस ये है फेमिनाइन वॉश, इसी तरह मस्कुलाइन वॉश है। फेमिनाइन ये फीमेल के लिए वॉश है जो पूरे बॉडी से बैक्टीरिया को खत्म करता है, आपकी जिल्द को महफूज करता है, जिल्द के रैशेस, दाने और जिल्द को तवानी पहुंचाता है। इसमें नेगेटिव आइन है जो आपके ये देखिए, नेगेटिव आइन है, ये बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी से ये हर्बल शैम्पू बना है वॉश। ये आप पूरी बॉडी पे लगाएं और इसको नहाने के बाद 10-12 मिनट लगा रहने दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। ये जहाँ भी बैक्टीरिया वगैरह, वायरस, कोई ऐसी बॉडी स्किन पे लगने से बचाएगा। आप जब भी हाथ धोएं, आप फेमिनाइन वॉश से हाथ धोएं। सर पे लगाने के लिए, यानी जिन लोगों की सिकरी है, बाल झड़ते हैं या बाल झड़ है और इस किस्म की प्रॉब्लम, खारिश वगैरह है बालों में और बाल जो हैं वो उसमें तवानाई नहीं है, ताजगी नहीं है, ये अपने शैम्पू में, ये हमारा भी शैम्पू है, हम उस शैम्पू के साथ ये देते हैं। अगर आपका अपना भी शैम्पू हो तो उसमें भी मिलाकर इसको इस्तेमाल कीजिए, तो ये बालों को तरोताज़ा कर देता है। सर के बालों के लिए हमारे पास ऑयल, फेमिनाइन वॉश और शैम्पू मौजूद है जो कि हम देते हैं मरीज को जिनके बालों की प्रॉब्लम भी होती है, और ये आपको प्रोटेक्ट करेगा कोरोना वायरस से भी। हर किस्म की बॉडी को बैक्टीरिया और वायरस से महफूज करेगा। ये हर शख्स की ज़रूरत है और ये मेल और फीमेल के लिए दोनों हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरीके से आप कोरोना वायरस जो है, अगर हमें इर्द गिर्द हमें अपने आप को सेव करना हो तो हम अस्करी ग्रीन को इनटेक कर सकते हैं। बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। और हम जब बात करें कोरोना वायरस की, तो मुझे बताएं कि हमें इसे कितनी बार इनटेक करना चाहिए तो हमें ज़्यादा सेफ रहेगा? देखिए, अस्करी ग्रीन जो है वो दिन में 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाएं।
वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, बहुत सारी बीमारियों से भी बचा के रखेगा। और जो अगर बीमारी अंदर है मौजूद, ये शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, कैंसर, इस तरह हार्ट प्रॉब्लम्स के हवाले से हड्डियों जोड़ों का दर्द है, और कोरोना वायरस या बैक्टीरिया, कोई ऐसी वायरस जो है बॉडी में, वो उन तमाम चीज़ों को ये कवर करता है। 100 बीमारियों से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और लोग इसको बीमारियों से बचने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को। इसी तरह ये देखिए, ये है ओरा, ओके, ये गोल्ड में है, लेकिन इसके अंदर जो है ये आप एक लीफ रखा हुआ है जो आपको तकरीबन 2-3 किलोमीटर पर 2-3 मीटर में आपको महफूज रखता है। आपके इर्द गिर्द जो है ये आपको वायरस से महफूज रखता है हर किस्म के, और ये आपका हाला बन जाता है। ओरा कहते हैं, यानी आपको एक उसमें पर ले आएगा, आपके अम्ब्रेला में आ जाता है आप लोग, और आप इससे महफूज रहते हैं। ये ओरा कहलाता है। ये भी हमने बहुत जो है लोग इसको इस्तेमाल के लिए उनको दिया है, और वो बहुत सारी बीमारियों, फ्लू से, नज़ला से, जो जिनकी एलर्जी हो जाती है, बार बार बीमार हो जाते हैं, वो इसके पहनने के बाद महफूज रहते हैं। और ये इसको हमने कहा अस्करी ओरा। क्या बात है। और इसको अगर हम वेयर करते हैं, पहनते हैं, तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी जो है बीमारी इर्द गिर्द जो है ना, वो हमारे करीब जरीम से रसीम नहीं आते। अच्छा जी, हमारे इधर मैंने कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे से मसला ये है कि मेरे ना ये ECG वगैरह सब क्लियर आई है, लेकिन थोड़ा दिल के अतराफ मुझे दर्द रहता है ना। अच्छा, तो डॉक्टर कह रहे हैं ECG, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल सब कुछ सही है, लेकिन आज का कोई हाल बता रहे हैं, तकलीफ बहुत है। अच्छा, कब होती है तकलीफ आपको? जी, कब होती है फिर? हकीम साहब, आप कंटिन्यू करें बात को, ठीक है? आप ही बात कीजिएगा ज़रा, ठीक है? अच्छा बेटा, आपका जो आप मेरे पास क्लिनिक पे आ जाए, मैं आपको वहाँ पर, क्योंकि आपका मसला ऐसा नहीं है जिसके लिए नुस्खा दिया जा सके या टोटके की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रॉब्लम ऐसा है कि जो चंद दिनों में सॉल्व हो जाएगा। आप कराची में हैं तो मतब में तशरीफ़ लाइए। इसी तरीक़े से नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। ये है हमारा फ़िश ऑयल, ये टोना फ़िश ऑयल है। ये कैप्सूल जो है, ये टोना फ़िश जो है, ये दुनिया की बड़ी नायाब मछली है, और ये दरिया, चश्मे के उल्टे चलती है, उसके बहाव के मुखालिफ चलती है। और ये इसका ऑयल जो है, ये सीने के इमराज के लिए, स्किन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल है, और जिस्मानी ताकत और तवानाई को बहाल करता है। फेफड़े और मैदे के इमराज में और आपकी हड्डियों की कमज़ोरी में बहुत लाजवाब चीज़ है। और ये कंसीव करने में, जिन लोगों के बच्चे कंसीव नहीं हो पाते, ये उसको में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। और इसमें बाकायदा तौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो कि लो कोलेस्ट्रॉल को काटता है। मैं आपको और चीज़ बता रहा हूँ। एक ये हमारी क्रीम है, जिसे अस्करी क्रीम कहा जाता है। ये स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जिल्द को जवान करता है, पोर्स को, स्किन पोर्स को खोलकर उसमें ऑक्सीजन जज़्ब करने की क़ुव्वत पैदा करता है। बायो सर्कुलेशन को, यानी बायो सर्कुलेशन का जो है, ये चेहरे की बायो सर्कुलेशन का इसको नॉर्मल करता है। यानी जो स्किन है हमारी, इसमें बड़ी बारीक बारीक नसें होती हैं जहाँ से ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर ये नसें बंद हो जाए तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। स्किन पे ऑक्सीजन जज्ब होने की मिकदार कम हो जाती है, जिसको ये बढ़ाकर आपकी चेहरे की तवानाई को, आपकी जवानी को, आपके हुस्न को दोबाला कर देती है। ये अस्करी क्रीम है, और ये बड़ी मेहनत से नैनो टेक्नोलॉजी से बनी है। ये जैसे ही स्किन पे आप लगाएंगी, ये फ़ौरन खून में हल हो जाती है, और ये अंदर खून के अंदर शामिल होकर आपके सेल्स को भी ताकत फराहम करती है, और आपको प्रोटेक्ट भी करती है बहुत सारे मामलात में। हमारे इधर मैंने कॉलर, इजाज़त है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बोलिए, फरमाइए। मेरे भाई बात कीजिए।
देखिए वक्त ज़ाया ना किया करें। हाँ, आप प्लीज अपने बात कीजिए मसला जल्दी से। फौरन बयान कर दें ताकि हम यहाँ अदिल भाई इनसे प्रॉब्लम ले लें प्लीज, इनसे सवाल इनकी क्लियर नहीं। जोड़ों में दर्द है, इनके जोड़ों में दर्द है। अच्छा, तो ये भी एक तो थोड़ा सा मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए एक तो ये साहब जो हैं मेरे मतलब आ जाए क्योंकि कराची में ये रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको नाज़रीन एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिनका जोड़ों का दर्द जो है वो अभी कुछ ही अरसा हुआ हो, वो फौरी तौर पे इनिशियली स्टेज पर, इब्तदाई स्टेज पर ये बहुत काम कर जाएगा। और बहुत पुराना हो तो उसके लिए मेरे मतलब में आ जाए, मैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त आपको ख़ास तौर पर अद्वियात दूँगा जिससे चंद दिनों में आप ठीक होंगे। नोट कर लीजिए नुस्खा। हालून, मेथी दाना, कलौंजी, अदरक, ये हम वज़न लीजिए और हम वज़न लेकर इसको बारीक कर लीजिए। सुबह निहार जिन लोगों को शुगर है वो शहद के साथ ना इस्तेमाल करें, बाकी लोग शहद में के साथ जो है ये आधा चमचा सुबह निहार और आधा चमचा शाम, और शुगर वालों के लिए बगैर पानी के साथ आधा सुबह और आधा शाम इस्तेमाल करें। सुबह निहार और शाम को 5-6 बजे। अच्छा जी, इंशाल्लाह फायदा होगा। हमें हमारे दरमियान है नूर। अस्सलाम वालेकुम, मेट्रोवेल से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मेरा नाम नूर रहमान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी वालदा की 2 महीने से दिमाग की हालत सही नहीं है, अपने आप से बात करती है। अल्लाह खैर करे। क्या उम्र है आपकी मामा की? मेरी मामा को जो है ना दिमागी हालत सही नहीं है जी, वो अपने आप से बात करती है और वो लोगों को गालियां देती है, हमें गालियां देते हैं। अच्छा नहीं लगता, हमें बड़ा दुख होता है अगर हम उसको जवाब दे दे या उसको उल्टा सीधा बात करें। तो अच्छा आप नहीं लगता है। कहाँ से बोल रहे हैं? मारती है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कराची मेट्रोवेल से। कराची से। कराची में मेट्रोवेल साइड एरिया। अच्छा भाई, बात ये है कि इनको जरा आप टीवी चैनल देखें, मैं आपको बताता हूँ इनका मसला। जी जी। ये बाज़ औक़ात उम्र की ज़्यादती हो जाती है, दिमाग ब्रेन ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से ऐसी दिमागी कैफियत होती है। तो ये अपनी वालदा को मेरे पास लेकर आए, अगर वो काबिल इलाज हुई तो मैं बता दूंगा, वरना ये है कि उनकी कैफियत अगर ये दिमागी बहुत ज़्यादा गंभीर है तो उनका इलाज ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक तो चीज़ ये भी बताना चाह रहा था कि मैं ये मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी लाहौर में तबीब थे, वो हकीम तबीब थे शहनशाह ईरान के, ज़ाहिर शाह के, और इसी तरह माइदीन सल्तनत के मौलिज ख़ास रहे, उर्दन शाह उर्दन के भी रहे। और ये लाहौर में दफन है मेरे वालिद साहब, शाही किले के बैक साइड पर मंटो पार्क जो था पहले, अब वो सारा यादगार पाकिस्तान और वो सब मज़ार जो है वो इकट्ठे हो गए। हज़रत शेर शाह वली वहाँ पे उनके मज़ार पे मेरे वालिद साहब की भी वहीं तदफीन है, वो हमारे अबोजद हैं। और हकीम नैयर वास्ती मेरे ताए वहाँ दफन है। इसी तरह मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद, उनका खिताब था हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी। 7 रियासतों के मौलिज थे जिसमें हैदराबाद दक्कन, खैरपुर, मीरस, लोहारू स्टेट, मालिर कोटला और इसी तरह 7 रियासतें जिनमें जूनागढ़ भी शामिल थी। मेरे वालिद दादा उनके शाही तबीब रहे। मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र महमूद अली शाह देलवी, मसीहुल हिंद इनका खिताब था, हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे। और अब मैं अभी हकीम अजमल ख़ान के ब्यास भी आपको दिखाता हूँ कलमी ये। और मेरे परदादा ने मलका विक्टोरिया का इलाज किया था 1800 में, और बकिंगम पैलेस में आपकी तदावीज़ तस्वीर है। उस वक्त के बादशाह जॉर्ज हस्टम का भी इलाज किया था लंदन में। और मेरी 11वीं नस्ल जो है ये हिकमत में चल रही है। मेरी जितनी अद्वियात हैं जो मैंने दिखाई हैं, ये हमारी नस्ल दर नस्ल जो तजर्बात और निकली है उसका बेहतरीन निचोड़ है। ये जो मैंने अस्करी ग्रीन दिखाई या फ़िश ऑयल दिखाया, इस तरह अस्करी गोल्ड है, अस्करी ब्राउन है, ये इंतहाई कीमती और नायाब जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं। नाज़रीन, ये वो ब्याज है जो मेरे दादा
मसीहुल हिंद हाज़िकुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी की कलमी ब्याज है। तो ये देखिएगा, ये उनके हाथ का नुस्खे हैं जो 100 साल पुराने हैं। एक कॉलर ले लें, इजाजत है? जी कॉलर भी जी। लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अब्बास सुपर हाईवे से। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना है आपने हकीम साहब से? मेरा एक्सीडेंट जी। और मेरा हाथ के जो पंजा है ना वो मूव नहीं कर रहा है। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ अब मूव नहीं कर रहा, हाथ का पंजा? जी जी। अच्छा, कितना अरसा हो गया? और पूरी मुट्ठी बंद नहीं होती। कितना अरसा हो गया? कितना टाइम हो गया आपकी मुट्ठी बंद नहीं होती, लेकिन आपको टाइम कितना हो गया चोट? तकरीबन 1.5 साल हो गया। अच्छा, इलाज बहुत कराया मगर कहीं से फायदा नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, आप मेरे पास तशरीफ लाए मतब में, मैं आप टीवी देखें, मैं आपको मजीद भी चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बताता हूँ कि जी। ये इनका मसला जो एक्सीडेंट है, इसके लिए ये मेरे पास मतब में आए। मेरे पास कुछ डिवाइसेस और मशीनें मौजूद हैं जो आपके ब्लॉकेज भी खोलेगी। आपके ये पट्टे असाबी जो हो गया खिंचाव तनाव, ये भी नॉर्मल हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आप हल्दी को दूध में डालकर चौथाई चम्मच सुबह शाम भी इस्तेमाल करें। इससे मजीद आपको सुकून मिलेगा, दर्द में कमी वाक़या भी होगी। ठीक। और मैं आपको नाज़रीन बताता हूँ, ये है हकीम अजमल ख़ान की कलमी ब्याज है जो कि मेरे दादा मरहूम को हकीम अजमल ख़ान ने दी थी। उनके शागिर्द थे मेरे दादा हकीम अजमल ख़ान के, और मेरे परदादा हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे। मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी उस्ताद थे, और हाज़िकुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी शागिर्द थे। तो ये ब्याज है कलमी। इन्हीं ब्याजों को, ये तमाम चीज़ें जो असासा है हमारा ज़िंदगी का सरमाया है, ये 100 साल पुरानी कलमी ब्याज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी तरह मैं आपको कुछ खतूत दिखा देता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वक्त की नज़ाकत के साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ, हकीम साहब का नंबर जो है स्क्रीन पर ऑलमोस्ट जो है एड्रेस के साथ डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आप से अभी लाइव शो में बात ना हो पाए तो बराए मेहरबानी फिर ये कि इनका नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और फिर बाद में प्रोग्राम के बाद आफ्टर शो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका एड्रेस जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, तो ईजीएस्ट जो है बाद में आपसे बात हो जाए। जी हकीम साहब। अच्छा, ये ख़त है नवाब हैदराबाद दक्कन का। ये एक सनद होती है, ये तकरीबन 100 साल पुरानी हमारे एक ख़त है जो कि ये देखिए नाज़िर काफ़ी ये खस्ता हालत में हो गए हैं क्योंकि 100 साल पुरानी है। तो इस हवाले से जो है मैं आपको दिखाता हूँ कुछ खतूत जो कि हमारे ये अमरद, ये देखिएगा खतूत हैं। अल्लाह कसम ये मालिक कोटला, नवाब हैदराबाद दरात, दक्कन, नवाब खैरपुर मीरस और इसी तरीके से मुख्तलिफ रियासतों के ये उनके नवाबों, राजों और महाराजों के खतूत हैं। और ये हकीम साहब जो जितने नुस्खे जो हमें जो बताते हैं, इनके प्रोडक्ट जो खुद से बनी जो इन्होंने बनाई हैं, वो इनके सब अबाव अजदाद जो हमारे इनके जो हिकमत से जो इनके दादा परदादा ने जो ये जो इसमें नुस्खे लिखे हुए हैं उनको इन्होंने मेकिंग करके और इनको यकजा करके प्रेजेंट किए हैं। और नो डाउट हकीम साहब आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। ये नवाब जुल्फ़िकार अली खान जो हैं, ये मालिक कोटला के नवाब, ये उनका दस्ती ये ख़त है, ये सनद है भाई उसमें देख रही हूँ स्क्रीन पर ना। हाँ, 6/4/19 का, यानी पूरे 100 साल पुराना ये ख़त है उनका नवाब का, मालिक कोटला वाला। ये हकीम अजमल ख़ान का ख़त है, यानी सनद है जिसमें उन्होंने मेरे दादा की तारीफ भी की है। ये देखिए हकीम अजमल ख़ान का दस्तखत है और ये 17 फरवरी 1919 का हाय 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 ये ख़त है। कीमती चीजें मैं तो बहुत बहुत समझे ना, ये 100 साल पुरानी। ये हमारी देखिए बड़ा असासा है, बहुत ये कदीम असासा है। तो ये बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है। मुजद्दिद आज़म अली अल-हजवेरी, ये लाहौर की बड़ी मारूफ शख्सियत थी और ये मुजद्दिद आज़म पंजाब के नाम से इनका बड़ा रहा है। और इसी तरह ये देखिएगा, ये भी शाही मोहर है, ये शाही मोर कहलाती है, ये भी शाही मोर है। दिखाएं क्लोज करके। अरे वाह, शाही मोर आज देख रही हूँ मैं। ये स्टेम, ओहो, ये खैरपुर
स्टेट के हैं ये, हाय हाय। नवाब खैरपुर स्टेट की शाही मोहर है, ये देखिए क्लोज करके। जी जी बिल्कुल नजर आ रही है जी हाँ। स्क्रीन पर, देख रही हूँ मैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो नायाब हैं और मेरा ज़िंदगी का, मेरे ख़ानदान का एक असासा है। मेरे पास मलका विक्टोरिया के भी खतूत और इसी तरीके से मुख्तलिफ हुमायूं सल्तनत के हैं, इल्लामा इकबाल के खतूत हैं, जी। इसी तरीके से हैदराबाद तक। तो ये नाज़रीन बात ये मेरा ये वो था प्रोफाइल है। और आज का प्रोग्राम हकीम साहब बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आज आपने वो स्पेशल, जैसे हम लोग पूरा ह्यूमर बना हुआ है ना, वो बीमारी के बारे में डिस्कस किया और कोरोना वायरस के बारे में आपने बताया। कोरोना वायरस जो है, आपने कहा जो अस्करी ग्रीन इनटेक करें तो कुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो कोरोना वायरस आपको टच नहीं करेगी। थैंक यू सो मच। से ओरा कहा, ओरा भी पहने, हाँ, तो आप वैसे भी बहुत सारे वायरस महफूज। थैंक यू इंशाल्लाह का हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को नए टॉपिक के साथ तशरीफ लाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।